तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 171 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर किन मास्टर चैंग और मास्टर की के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा प्लान फेल कैसे हो गया। मास्टर चैंग कहते हैं हमारा प्लान फेल हुआ, मुझे अभी भी इस बारे में समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन मुझे अपने बेटे के कातिल को तो ढूंढना होगा जिसने मेरे बेटे की जान लिया, चाहे वो स्वर्ड मास्टर लूजन ही क्यों ना हो। अगर वो स्वर्ड मास्टर लूजन हुआ तो इससे तो मैं अपने हाथों के साथ मारूंगा। मास्टर किन उनसे कहते हैं मेरे पास एक नई इन्फॉर्मेशन है, मैंने सुना है कि हमारे वेंजियान पवेलियन में स्वर्ड मास्टर बाइली वापस आ चुका है। मास्टर चैंग उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं स्वर्ड मास्टर बाइली, मुझे लगता है कि हमें हमारा मोहरा मिल चुका है, हम लोग बाइली को यूज करेंगे मास्टर लूजन को हराने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा जुंजी बाहर बैठा होता है, चाय पी रहा होता है। उसी वक्त वो साथ ही सोच भी रहा होता है। वो कहता है इस बार जो वाकया हुआ है, क्योंकि इस बार चैंग चीजाओ का बेटा मरा है, वो इस बात को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देगा, वो इस बार मुझसे बदला जरूर लेकर रहेगा। जुंजी कहता है मेरे पास जितने भी एल्डर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उन सभी के सभी को इस सब में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो सभी लोग इस सब में शामिल होंगे तो मेरे साथ उन सभी को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमारा जुंजी अभी यहीं पर बैठा होता है कि उसे कुछ महसूस होता है। जुंजी कहता है लॉर्ड आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो वहाँ पर कोर्ट मास्टर से मिलने के लिए आया होता है। जुंजी कहता है चले यहाँ पर आ जाएं। कोर्ट मास्टर वाकई में वहाँ पर होते हैं। वो उसे कहते हैं लड़के तुमने तो मुझे नोटिस कर लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे नोटिस कर पाओगे कि मैं यहीं पर आकर तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। दोनों पे टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। मास्टर से कहते हैं मैंने सारी की सारी स्टोरी के बारे में सुना, जो कुछ भी हुआ मुझे पता चला कि वैली ऑफ डेथ में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। हालांकि मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर स्टोरी को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो बीती है, इसी वजह से तुम मुझे जो भी बताओ कि वो वाकई में सच होगा। हमारा शुंजी उन्हें चाय देता है। जैसे वो उन्हें चाय पकड़ा रहा था उसी वक्त हमारे शुंजी को वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती महसूस होती है। शुंजी कहता है ये तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सच बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इसे पता चल जाएगा। हमारे शुंजी को क्योंकि पहले से पता चल चुका है कि यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए आया है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हमारा शुंजी हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है बहुत ही मुश्किल के साथ जीता, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। हमारा शुंजी उसे सारी की सारी बात बता देता है। वो उसे सारी की सारी बात सच बताता है। तो उसके सामने जो कोर्ट मास्टर बैठा होता है वो उसकी सारी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है अभी तक कोई भी फ्लक्चुएशन मुझे महसूस नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी सच बोल रहा था तो ये पैनिक में आ जाता, यानी ये घबरा जाता और मुझे उसी वक्त नोटिस हो जाता। तो कोर्ट मास्टर से कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि सबके बीच में तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हो गया है, तुमने वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और तुम्हें काफी सारी नई पावर्स भी मिली हैं। लगता है कि ह्यूमंस की तरफ से तुम्हारा मरना भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि तुम्हारी किस्मत में भी काफी ज्यादा आगे जाना लिखा हुआ है। कोर्ट मास्टर से कहते हैं लड़के तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, कल्टीवेशन बेस के लिहाज से तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट्स के साथ तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि उन लोगों के साथ तुमने पंगा ले लिया है जिसकी वजह से अब वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो शुंजी कोर्ट मास्टर से पूछता है मुझे ये बताएं क्या उन तीनों की मौत के बारे में पता चल सका कि उन तीनों को किसने मारा था? वह कोर्ट मास्टर से कहते हैं तो उन तीनों की मौत के बारे में जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उन तीनों की मौत तो तलवार के साथ हुई है, लेकिन किसने मारा ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना ही हमें अभी तक वहाँ पर से कोई भी सबूत मिल पाए हैं। फिर साथ ही कोर्ट मास्टर से कहते हैं वो बंदा जिसके बारे में तुमने बताया था वैली ऑफ डेथ में पीले बालों वाला वो लड़का जिसने मास्क लगाया हुआ था, हमें उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये बात मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है हालांकि वो लड़का मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो कोई बुरा लड़का बिल्कुल भी नहीं था। लगता है कि इस लड़के उस लड़के का इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही इन सारे मर्डर्स के साथ और ना ही उस असैसिन वाली बात के साथ। तो कोर्ट मास्टर अभी भी हमारे शुंजी को चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इस लड़के की सांसें तो अभी भी बहुत ज्यादा शांत है, लगता है कि ये लड़का वाकई में सच बोल रहा है। तो उसके बाद कोर्ट मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं और हमारे शुंजी से कहते हैं इस बार हमारी वेंजियन पवेलियन में ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ करना, साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ है। मैं यहाँ पर पर्सनली तो आना चाहता ही था, लेकिन साथ ही ग्रैंड मास्टर ने मुझे स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्रिविलेज देकर भेजा है, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कुछ देकर भेजा है। ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं। तो शुंजी कहता है इस बात का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं? कोर्ट मास्टर हमारे शुंजी से कहते हैं तुम्हारे राइट्स ये हैं कि तुम आज के बाद से उस जगह के ऊपर जा सकते हो जहाँ पर हमारी मेडिसिनल हर्ब्स और जड़ी बूटियां रखी जाती हैं। तुम पेनिसिया के अंदर जा सकते हो, पेनिसिया गार्डन में जा सकते हो और वहाँ पर अपनी मर्जी से जब चाहे वहाँ पर जा सकते हो, तो चाहे वो मटेरियल्स अपने लिए ले सकते हो। हमारा शुंजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ये मुझे एलिक्सर हाउस के अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है किसी भी सेक्टर के लिए, और वेंजियन पवेलियन जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर उसके एलिक्सर हाउस में मुझे जाने का मौका मिल जाए तो वहाँ पर तो बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां रखी हो सकती हैं। मतलब कि बहुत सारे स्वर्ड मास्टर्स को भी वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ उसी वक्त वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं जब स्वर्ड मास्टर यानी ग्रैंड मास्टर उनको जाने की इजाजत दें। तो हमारा शुंजी कोर्ट मास्टर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ग्रैंड मास्टर को भी जाकर मेरी तरफ से आप थैंक यू बोल देना। वो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाकर ग्रैंड मास्टर को तुम्हारी इस बात के बारे में बता दूंगा। फिर साथ ही वो से कहते हैं कुछ अर्सा के बाद तो मुझसे वैनचुआंग टेम्पल में मिलने के लिए आ सकते हैं, वहाँ पर हम दोनों आपस में बैठकर डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हमारे बीच में जितने भी डाउट्स हैं सभी को क्लियर कर सकते हैं। शुंजी उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह के वक्त हमारे शुंजी के स्टूडेंट्स के पास आते हैं और उसे कहते हैं आपके माउंट बिल्कुल रेडी है, हमें स्वर्ड पीक के ऊपर जाना
है। तुम्हारा शुंजी अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर उन माउंट्स के ऊपर बैठता है, माउंटेन पीक की तरफ निकल पड़ता है। तो माउंटेन पीक के ऊपर उसके दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। तो प्रिंसेस वहाँ पर होती है। प्रिंसेस उसे कहती है मैंने सुना कि तुम्हें और तुम्हारे बाकी के सारे स्टूडेंट्स तुम सभी के ऊपर अटैक हुआ था जब तुम लोग वैली ऑफ डेथ के अंदर गए थे। सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर तुम्हारा सामना बीस्ट टाइड के साथ भी हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे बिजर्किक बीस्ट थे। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम जख्मी तो नहीं? हमारा शुंजी उसे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और बाकी के सभी लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। साथ ही हमारा शुंजी उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तुमने मुझे लेटर लिखकर सब कुछ बताया था कि जहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। तो प्रिंसेस उसे कहती है इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है, तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर सब कुछ मैनेज करना होगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, और मैंने बिल्कुल वैसे ही मैनेज किया है। तो हमारी प्रिंसेस के साथ दो और लड़का लड़की भी खड़े होते हैं। तो शुंजी उसे कहता है ये दोनों कौन है? प्रिंसेस उसे कहती है ये दोनों भी तुम्हारे स्टूडेंट्स है। वो दोनों जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना नाम बताते हैं। लड़का उसे कहता है मेरा नाम डिसाइपल शीवू है। लड़की उसे कहती है मेरा नाम जू है। वो दोनों हमारे शुंजी को अभी भी स्वर्ड मास्टर लूजून ही कह रही होती है। प्रिंसेस उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों अभी भी इसे स्वर्ड मास्टर लूजून क्यों कह रही हो, तुम्हें तो इसे अपना मास्टर कहना चाहिए। वो दोनों शुंजी के सामने झुकते हुए इसे मास्टर कहते हैं। तो प्रिंसेस बताती है दिन पहले इन दोनों ने बचे हुए 3 और स्वर्ड स्टाइलियर्स में से 2 को तोड़ दिया था। उन दोनों को तोड़ने के बाद ये दोनों तुम्हारे चौथे और 5वें डिसाइपल्स बन गए हैं। जैसा कि तुमने कहा था कि जो भी उनको तोड़ेगा वो तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल बन जाएगा, उसी के मुताबिक मैंने इन्हें जहाँ पर तुम्हारे घर में रहने दिया है जहाँ पर तुम्हारे बाकी के स्टूडेंट्स रह रहे हैं। शुंजी से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया, और साथ ही वो अपने पास से दोनों पिल्स निकालता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे पास 9 जैंग पिल्स हैं जैसा कि मैंने वादा किया था। वो दोनों स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा शुंजी वहाँ से फिर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ये लोग चलते हुए सीधे सामने की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा शुंजी वहाँ पर पीक की तरफ देखता है तो वहाँ पर आखिरी स्वर्ड स्टाइले बचा होता है। शुंजी कहता है अब ये आखिरी बचा हुआ स्वर्ड स्टाइले कौन तोड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर्ड स्टाइले वहाँ पर बचा है। तो शुंजी देखता है तो अभी भी वहाँ पर शुइक्यान खड़ी होती है। शुइक्यान अभी भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो जहाँ पर इस बड़े से स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो इस बार जब वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करती है और अटैक करती है, तो इस बार जब वो स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करती है तो स्वर्ड स्टाइले के अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंसेस जुंजी से कहती है ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, ये रोजाना जहाँ पर आती है, उसे पता है कि ये स्वर्ड स्टाइले को तोड़ नहीं सकती, लेकिन ये रोजाना जहाँ पर आकर स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करती है, क्या पता किसी दिन ये इसको तोड़ ही दे। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश रहता, आगे से कोई भी जवाब नहीं था। उसके बाद ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद ये सभी लोग टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर दावत का बंदोबस्त करके बैठे होते हैं कि उसी वक्त बाहर से एक एल्डर अंदर आता है। वो वहाँ पर आने के बाद हमारे जुंजी को रिस्पेक्ट देता है। तो जुंजी उसे कहता है क्या हुआ, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या मैसेज देने के लिए आए हो? हमारे जुंजी से कहता है आपके अलावा आपको पता होगा कि एक और ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर है जिसका नाम कोंगशेंग बाइली है। कोंगशेंग बाइली भी वापस आ चुका है, उसने अपने ट्रायल को पूरा कर लिया और वैंशियन पवेलियन में वापस आ गया है। उसके वापस आने पर हमारे ग्रैंड मास्टर ने पवेलियन में एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है। तो सभी लोगों को वहाँ पर आने की मैं दावत देने के लिए आया हूँ। ग्रैंड मास्टर ने स्पेशली मुझे यहाँ पर आपके लिए भेजा है कि आपको यहाँ पर स्पेशली इनवाइट किया गया और आपको लाजमी इस बैंक्वेट पार्टी में आना पड़ेगा। मास्टर किंग जान उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में बाइली कोंगशेंग वापस आ चुका है? सिर्फ मास्टर किंग जान ही नहीं बल्कि मास्टर जान वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो भी काफी ज्यादा घबरा के होते हैं। वो कहते हैं वो एरोगेंट कमीना लड़का वापस कैसे आ गया, क्योंकि उसका कभी भी दूसरे लोगों के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा, तो वो यहाँ पर इस बैंक्वेट पार्टी में क्यों आएगा? नहीं लगता कि हमें उसकी बैंक्वेट पार्टी में जाना चाहिए और ना ही स्वर्ड मास्टर लूजन को उसकी बैंक्वेट पार्टी में जाना चाहिए। हमारा शुंजी उन लोगों से कहता है लगता है कि वक्त आ चुका है, मैंने उस बाइली कोंगशेंग के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, तो फाइनली उससे मिलने का वक्त आ चुका है। तो ठीक है, हम लोग उससे मिलने के लिए जरूर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बैंक्वेट हॉल का दिखाया जाता है। तो ये सभी लोग बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं। शुंजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तो मास्टर लूलिन हमारे शुंजी से कहते हैं प्लीज स्वर्ड मास्टर लूजन यहाँ पर आकर बैठ जाएं। शुंजी कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे एल्डर्स और मास्टर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर बाइली कोंगशेंग मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं। जैसा कि मुझे बताया गया था वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो वाकई में एरोगेंट लगता है। तो मास्टर लूलिन उसे कहते हैं बाइली कोंगशेंग तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा यंग है और तुम्हारी तरह एक बहुत बड़ा जीनियस भी है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे यंग और जीनियस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा एरोगेंस तो होनी चाहिए ही, और वो ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है वो सही कर रहा है। तो शुंजी मास्टर की बातें सुनने के बाद सोच रहा था अब तो मैं उससे और भी ज्यादा मिलना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बाइली कोंगशेंग है कौन, वो कौन सा बंदा है जिसके यहाँ पर इतनी ज्यादा तारीफें भी होती हैं और सभी लोग उससे इतना ज्यादा डरते भी हैं। तो ये दोनों भी यहीं पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारा शुंजी मास्टर लूलिन को पीछे की तरफ धक्का देता और कहता है जरा बचो, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ पर अटैक होता है। वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो लूलिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर कौन है। तो वहाँ पर ऊपर वो देखते हैं मास्टर की और मास्टर बाइली, वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। देखने वाले काफी हैरान हो जाते हैं। वो एल्डर्स कहते हैं ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो बाइली कोंगशेंग है और दूसरा मास्टर की है, ये आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? तो हमारा शुंजी बाइली कोंगशेंग को देखने के बाद थोड़ा बहुत हैरान होता है, लेकिन हमारे शुंजी ने शायद इसको पहचाना नहीं है कि ये कौन है। शुंजी जब उसकी एनर्जी को रिलीज होता हुआ महसूस करता है, शुंजी कहता है इसकी बॉडी के अंदर से जो स्वर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा है वो है तो स्वर्ड इंटेंट 9th लेवल का ही, लेकिन इसका स्वर्ड इंटेंट मेरे स्वर्ड इंटेंट से काफी ज्यादा अलग है। तो स्वर्ड मास्टर बाइली और स्वर्ड मास्टर की दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो स्वर्ड मास्टर बाइली एनर्जी तलवार को घुमाते हुए तो मास्टर की के ऊपर अटैक करते हैं। तो मास्टर की उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसे कहते हैं
स्वॉर्ड मास्टर बाइली, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की पावर में कितना बड़ा गैप है? ये बात तो यहाँ पर साफ सी जाहिर है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुमसे जीत भी जाता हूँ तो सभी लोग मेरे ही मजाक उड़ाएंगे कि मैंने एक जूनियर को हरा दिया, क्यों ना हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो बाइली उसे कहता है जब हम किसी पावरफुल से मुकाबला करते हैं तभी हम लोग यहाँ पर अपनी को देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपसे प्रैक्टिस मैच की डिमांड करता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर अटैक करें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 171 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक को शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तुम्हारे शंजी को ग्रैंड मास्टर बैंक्वेट पार्टी में बुलाते हैं। ये वाली बैंक्वेट पार्टी स्वर्ड मास्टर बाइली कोंगशेंग के वापस आने पर दी जा रही है। शंजी वहाँ पर पहुंच जाता है और सभी लोग वहाँ पर बाइली के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर उन्हें फाइटिंग की आवाज होती है। वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं मास्टर की और स्वर्ड मास्टर बाइली वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो मास्टर की बाइली से कहते हैं दोनों के दरमियान में पावर गैप काफी ज्यादा है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे, अगर तुम हार जाओगे तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने एक जूनियर को हरा दिया है। बाइली उनसे कहता है इसी में तो मजा है, हम दोनों का पावर गैप काफी बड़ा है, इसी वजह से मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कमियों को देख सकूं। अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट करके हमें अपनी खामियों के बारे में पता चलता है। और बाइली फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मास्टर की भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और वो भी आगे से हमारे बाइली के ऊपर अटैक करते हैं। बाइली और वो दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। वो लोग काफी देर तक फाइट करते हैं। तो हमारा जुंजी अभी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। जुंजी कहता है बंदा यहाँ पर लाइट स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका स्वर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो लूजिंग हमारे जुंजी के पास आता है और उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लूजुन, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तुम स्वर्ड मास्टर बाइली के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा जुंजी उसे कहता है लगता है कि ये बंदा लाइट स्वर्ड के बारे में सब कुछ जानता है, इसे स्वर्ड इंटेंट के बारे में काफी कुछ पता है। स्वर्ड इंटेंट को हासिल करने के बाद ये इतना अच्छा तलवारबाज बन सका है। हमारा जुंजी बाइली की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा भी होता है। जुंजी कहता है इस बंदे ने तलवार को कम्प्लीटली समझ लिया है, इसे पता है कि स्वर्ड इंटेंट क्या होता है, ये अपनी तलवार को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मास्टर कीशेंग भी स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये लड़का उनको पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। अभी देखने वाले अभी भी इस फाइट को देख रहे होते हैं क्योंकि अभी भी जब फाइट जारी होती है। मास्टर की नीचे उतरने के बाद अपनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि जिन और जैंगराम की एनर्जी होती है। सभी देखने वाले लड़के कहते हैं मास्टर की तो एक बहुत ही पावरफुल जिन और जैंगराम के एक्सपर्ट है, वो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं जो की पूरी अदर साइड को ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो मास्टर की बाइली से कहते हैं स्वर्ड मास्टर बाइली, हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर कर दिया अपने स्पेशल मूव को यूज करने पर, तो अब मैं यहाँ पर स्पेशल मूव को यूज करने वाला हूँ। आगे से पूरी तरह से डिफेंसिव रहना होगा। तो वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं। भी जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। तो उसकी मास्टर स्पिरिट एक बड़ा सा ईगल यहाँ पर बड़ा सा एक पंछी होता है, वो वहाँ पर बाहर निकलती है तो एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है। ये दोनों की एनर्जीज जब आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो मजा आ गया। दोनों के दोनों स्वर्ड मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक जीनो जैंग राम का एक्सपर्ट है जबकि दूसरा तो हिवनली राम का एक्सपर्ट है। ये बात तुम्हें पहले से पता थी कि स्वर्ड मास्टर बाइली मास्टर की को हरा नहीं सकते, लेकिन ये वाला कंपटीशन देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। दोनों अपनी अपनी पावर्स को टकराने के बाद दोनों में फैसला हो चुका है कौन इस फाइट को जीतता है। मास्टर क्यू से कहते हैं स्वर्ड मास्टर बाइली, तुम वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आज तुमसे फाइट करने के बाद मुझे इस बात का पता तो चल चुका है कि जब तुम लेवल अप करने के बाद जिन और जैंगराम के एक्सपर्ट बन जाओगे तो उसके बाद मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहूंगा। मुझे तुम्हारी इस बैटल से काफी कुछ हासिल हुआ है, मुझे पता चला है कि मेरी क्या क्या खामियां हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर बाइली है ही एरोगेंट, जहाँ पर एरोगेंट होने का नाटक आ रहा है। वो मास्टर की से कहता है मास्टर की, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तुमसे फाइट करने के बाद मुझे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, ये बिल्कुल बेकार रहा। तो मास्टर की से कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें मुझसे फाइट करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो स्वर्ड मास्टर बाइली से कहता है स्वर्ड मास्टर की, आपने यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया क्योंकि हम दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और मुझे भी ये बात पता थी आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर फुल पावर को यूज नहीं किया। लगता है कि आप मुझे खुश करना चाहते थे ताकि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सके। तो ग्रैंड मास्टर भी वहीं पर होता है, वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? वाला कंपटीशन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था और मैंने और बाकी के सभी लोगों ने जो भी इस बैंक्वेट पार्टी में आए हैं उन सभी लोगों ने इस वाले कंपटीशन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। मुझे लगता है कि मास्टर की ने यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक इसलिए नहीं किया होगा, वो चाहते हैं कि तुम अपनी फुल पावर को हासिल कर लो और उसके बाद जब तुम उनसे फाइट करोगे तो वो भी अपनी फुल पावर के साथ ही तुमसे फाइट करेंगे। वो तुम्हें चेरिश करना चाहते हैं, ना कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बाइली उनकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाता है। उसके बाद हमारे ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो स्वर्ड मास्टर बाइली से कहते हैं स्वर्ड
स्वर्ड मास्टर बाइली, आओ मैं तुम्हें सबसे खास बंदे से मिलाता हूँ। वो लूजन से कहते हैं, लूजन चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लूजन जी को बताते हैं कि ये हमारा सबसे पहला हॉनरेबल स्वर्ड मास्टर है, यानी कि इसने 9th लेवल के स्वर्ड इंडेंट को रिलीज किया था और उसके बाद से स्वर्ड मास्टर बनाया गया। इसका नाम बाइली गोंगशेंग है। फिर उसके बाद वो बाइली को जुंजी के बारे में बताते हैं कि इसका नाम स्वर्ड मास्टर लूजुन है। इसने भी 9th लेवल के स्वर्ड इंडेंट को रिलीज किया था और ये सबसे यंगेस्ट हीरो है। उसके बाद से सबसे यंगेस्ट स्वर्ड मास्टर बना दिया गया। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा यंग हो, तुम दोनों के स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। मुझे लगता है कि तुम ही दोनों हमारी वेंचियान पवेलियन का फ्यूचर हो। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर वाकई में इन दोनों की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और वो दोनों से कह रहे होते हैं, ग्रैंड मास्टर आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, बस भी करें, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। साथ ही वो बाइलू को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्वर्ड मास्टर लूजन कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। बाइलू से कहता है, ग्रैंड मास्टर आपको यहाँ पर सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो जुंजी की तरफ घूर कर देखता और कहता है, मैं जहाँ पर स्वर्ड मास्टर लूजन से बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं इनको पहले से ही जानता हूँ। जुंजी भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये मुझे पहले कैसे जानता है। स्वर्ड मास्टर बाइलू से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, उस वक्त भी मुझे वहाँ पर तुम्हारे किस्से कहानियां सुनाए जाते रहे हैं कि तुमने यहाँ पर क्या कुछ कारनामे किए हैं। सिर्फ और सिर्फ वेंचियान पवेलियन है, जहाँ तक पूरी 18 डायनेस्टीज में सभी को इस बारे में पता चल चुका है। स्वर्ड मास्टर लूजन नाम का एक नया स्वर्ड मास्टर है जो कि सबसे यंगेस्ट मास्टर है और उसने वेंचियान पवेलियन में तहलका मचाया हुआ है। साथ ही वो से कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा बेहतर हो, यानी सभी से सबसे बेस्ट स्वर्ड मास्टर हो। तो बाकी के स्वर्ड मास्टर जो कि हमारे जुंजी से जलते हैं, वो सभी ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। जुंजी से कहता है, ब्रदर बाइली क्या वाकई में यहाँ पर सीरियस है? साथ ही हमारा जुंजी अंदर से सोच रहा होता है, ये बंदा यहाँ पर जिस तरह बात कर रहा है, इसकी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसका इरादा कुछ बुरा है, ये मेरे खिलाफ कुछ करना चाहता है। ऊपर से इसने मेरे लिए जितनी भी बात है कि वो सारी की सारी काफी ज्यादा अच्छी थी, अब पता नहीं ये अंदर से क्या चाहता है। मास्टर किन क्या मुंह आगे बढ़ते हैं और मास्टर चेंग से कहते हैं, मुझे लगता है कि ये वाला मूव काफी ज्यादा अच्छा था, तुमने स्वर्ड मास्टर बाइली को जानबूझकर वापस बुलाया है। तो चेंग उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल खामोश रहो, यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मास्टर किन कहते हैं, अब यहाँ पर खामोश रहने का क्या फायदा, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी लूजन जो कि हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। स्वर्ड मास्टर बाइली को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे मारने के लिए। तो ग्रैंड मास्टर बाइली से कहते हैं, अब जबकि तुमने कहा कि तुम लूजन को जानते हो, तो इसका मतलब यह कि तुम दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम दोनों की आपस में काफी अच्छी जमेगी। ग्रैंड मास्टर उन दोनों से कहते हैं, अब जबकि तुम भी यहाँ पर वापस आ चुके हो, तो तुम्हारे यहाँ पर ना होने के दौरान यहाँ पर यह हुआ था कि मैंने स्वर्ड मास्टर लूजन को एक स्पेशल प्रिविलेज दी है, मैं इसे मेडिसिन हाउस में जाने की इजाजत दी है। ये वहाँ पर गार्डन में जाकर कोई भी जड़ी बूटी अपने लिए ले सकता है, यहाँ पर जितनी मेडिसिन रखी हुई है उन सभी की सभी को इस्तेमाल कर सकता है। आज यहाँ पर मैं सेम प्रिविलेज तुम्हें भी देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले तुम्हें ये वाली प्रिविलेज नहीं हासिल हुई थी, तुम्हारे पास भी सेम राइट्स हैं, तुम भी मेडिसिन हाउस में जा सकते हो, तुम दोनों वहाँ पर फ्रीली जा सकते हो और जो मेडिसिन जो एलिक्सर तुम्हें चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। बाकी के सभी स्टूडेंट्स ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस है, उन्होंने अपने दोनों ही ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर्स को एलिक्सर गार्डन में जाने की इजाजत दे दी है, जबकि उन्हें पता है कि वहाँ पर बहुत सारी हाई क्वालिटी के मटेरियल्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। आज से पहले किसी को भी इस तरह की प्रिविलेज नहीं दी गई। पहले स्वर्ड मास्टर से कहता है, ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रही बात यहाँ पर इस बैंक्वेट पार्टी की, तो बैंक्वेट पार्टी देने के लिए भी आपका शुक्रिया, लेकिन मेरा कोई भी मूड नहीं है इस बैंक्वेट पार्टी में बैठकर इसको एंजॉय करने का, तो फिलहाल के लिए मैं जाने वाला हूँ। और वो बाय बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो हमारे जुंजी की तरफ देखता है, हमारा जुंजी उसकी तरफ देखता है। हमारे जुंजी को अभी भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो हमारा जुंजी सोच रहा होता है, पता नहीं इस बंदे का मतलब क्या है, पता नहीं ये मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहा था। जैसा कि मुझे बताया गया था ये काफी ज्यादा एरोगेंट है और ये वाकई में काफी ज्यादा एरोगेंट है, ऊपर से ये बार बार मेरी तरफ देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरा दुश्मन बन जाए। तो बाइली वहाँ से निकलने के बाद जब बाहर गार्डन में पहुंचता है तो वो सभी लोग उसके पीछे ही होते हैं, यानी मास्टर चैंग, मास्टर किन और मास्टर की, वो लोग वहाँ पर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो बाइली वहीं पर रुक जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम सभी लोग मेरे पीछा कर रहे हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। मास्टर किन और मास्टर चैंग जो कि पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं, स्वर्ड मास्टर बाइली, हम लोग यहाँ पर तुम्ही से बात करने के लिए आए थे, हम यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे, इसका तुम ये मत समझना कि हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो बाइली उन दोनों से कहता है, मुझे तुम लोगों की इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे सीधे सीधे ये बात बताओ कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से तुम लोगों ने स्वर्ड मास्टर रिकॉल मेथड को यूज करते हुए मुझे यहाँ पर वापस समन किया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए गया हुआ हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। साथ ही वो उन दोनों से कहता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा तो है कि ग्रैंड मास्टर को इस बारे में जरा सी भी भनक लग गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर स्पेशल मेथड को यूज करते हुए मुझे वापस बुलाया है, तुम लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया है, तो फिर तुम लोगों को एक बहुत बड़ी सजा मिलेगी और तुम दोनों वो सजा अच्छी तरह से जानते हो। मास्टर चैंग उसे कहते हैं, स्वर्ड मास्टर बाइली, हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर बात करने के लिए, वो मसला वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। बाइली उनसे कहता है, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात मुझे पता है वो कौन सी होने वाली है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट बात जो तुम डिस्कस करने वाले हो वो स्वर्ड मास्टर लूजन के रिलेटेड होगी। दोनों उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, हाँ ये बात तो वाकई में सच है, तुम्हें कैसे पता चला? बाइली हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कल्टीवेट करने के लिए चला गया, तो मुझे दुनिया की खबर ही नहीं है। जब मैं कल्टीवेट करने के लिए गया था तब मैं यहाँ की लेटेस्ट न्यूज से यहाँ की सारी न्यूज मिलती रही है, तुम्हारा
इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट जो है उसने गेट के स्वॉर्ड मास्टर लूज उनके साथ काफी देर तक मुश्किल क्रिएट रखी है और जहाँ पर काफी कुछ ऐसा होता रहा है जो कि सारे का सारा तुम्हारे और स्वॉर्ड मास्टर लूज उनके दरमियान में ही होता रहा है, यानी कि सभी तुम्हारे रिलेटेड ही रहा है। मास्टर केन उसे कहते हैं जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया गया था स्वॉर्ड मास्टर बाइली आप तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार हैं। वो लड़का स्वॉर्ड मास्टर लूजन वो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी तरह जीनियस नहीं है, वो तो बस बहुत ही एरोगेंट लड़का है जो किसी को भी अपनी आंखों में नहीं लेता, वो सभी को अपने से कम समझता है। हमें लगता है कि इस पूरी की पूरी एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ एक आप ही ऐसे स्वॉर्ड मास्टर है जो कि उस लड़के को हैंडल कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। स्वॉर्ड मास्टर बाइली उन दोनों से कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मेरे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं कि जिनसे मैं उन लड़के से अपने आप निमट सकता हूँ, मुझे इसके लिए किसी रीजन की जरूरत पड़ेगी, मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा उस लड़के के साथ कोई झगड़ा है। वो दोनों एक साथ चलाकर उसे कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर बाइली लगता है कि आपको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लड़का जैसा आपको दिखाई देता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो कह दिया कि आपका उस लड़के के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन उस लड़के के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि वो लड़का भी ऐसा ही कहेगा कि उसका आपके साथ कोई भी झगड़ा नहीं है। लड़का आपको कुछ भी नहीं समझता और फ्यूचर में वो लड़का आपके वेंजियन पवेलियन के मास्टर बनने की रास्ते में रुकावट बन सकता है। ये दोनों यहाँ पर इस स्वॉर्ड मास्टर बाइली के कान बनेंगे ताकि ये लूज उनके खिलाफ हो जाए। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग अपनी एपिसोड 172 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैंग और मास्टर किन कियामू वो दोनों ही स्वॉर्ड मास्टर बाइली के पास आते हैं और उसे लूजन के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो युंजी को मार डाले। तो दोनों से कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन तुम्हारे बारे में बिल्कुल वैसा नहीं सोचता जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो, तुम्हारे रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है, इसलिए लगता है कि तुम्हें उससे बिल्कुल भी ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। यदि उनसे कहता है क्या तुम्हें लोगों का ऐसा लगता है, मुझे और ज्यादा डिटेल में बताओ। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं तुम और स्वॉर्ड मास्टर लूजन दोनों यहाँ के स्वॉर्ड मास्टर हो, लेकिन उस लड़के ने तुमसे भी ज्यादा जल्दी इस टाइटल को हासिल कर लिया है क्योंकि तुम्हारी एज उससे ज्यादा है, ताकि उसे तुमसे पहले वो राइट्स दिए गए। वो एलिक्सर गार्डन में जा सकता है और वहाँ से अपने लिए जड़ी बूटियां जाकर चूज कर सकता है। तुम्हें यहाँ पर इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो मास्टर किन उसे कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो करंट स्टेट चली जा रही है जियान पवेलियन की, दोनों ही हमारी यंगर जनरेशन में सबसे टॉप के ऊपर हो और फ्यूचर में जब भी यहाँ पर हमारे लिए नए ग्रैंड मास्टर को चूज करने की बारी आएगी तो तुम दोनों में से किसी एक को चूज किया जाएगा। लगता है कि ग्रैंड मास्टर की पोजीशन में तुम्हें कोई भी दिलचस्पी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़के की दिलचस्पी इसमें बहुत ज्यादा है। वो ग्रैंड मास्टर को हटाकर उसकी जगह के ऊपर ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है। अगर वो लड़का ग्रैंड मास्टर बन गया तो फिर तो और भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि जब वो लड़का आउटर गेट का एल्डर बना था, एल्डर बनने के बाद उसने सारे के सारे राइट्स अपने लिए रिजर्व कर लिया और उसके बाद वहाँ पर उसने पूरे 3000 डिसाइपल्स को मार दिया और साथ में एल्डर्स और बहुत सारे मास्टर्स को भी मार दिया था। ये सारी बातें हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लड़का नया ग्रैंड मास्टर बन जाता है तो उसके बाद पूरे का पूरा वेंजियन पवेलियन उसके हाथ में होगा। वेंजियन पवेलियन में उसके खिलाफ जितने भी लोग थे वो उन सभी को मरवाना चाहेगा, वो एक एक करके उन सभी को मार डालेगा। जब वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद हम सभी लोग तो उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें तो उसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा, वो तुम होने वाले हो। ये बात सुनने के बाद बाइली भी उनसे कहता हाँ ये तो तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं ही उसके लायक हूँ, मैं यानी कि मैं ही उसके फाइट करने के लायक हूँ। मास्टर चैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, लगता है कि मछली ने चारा चुग लिया, अब यहाँ पर इसे आहिस्ता आहिस्ता से पानी से बाहर निकालना है। इसके साथ ही मास्टर चैंग फिर से वहाँ पर बात करना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं इस वक्त हम लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। मास्टर लूज उनको ये तरीका अच्छी तरह से पता है, उसे पता है कि पावर हासिल करनी है तो अपने रास्ते की सारी रुकावटों को खत्म करना होगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर पावर चाहिए तो तुम्हें अपने रास्ते की सारी रुकावटों को खत्म करना होगा। हम यहाँ पर तुम्हें ऑफर करना चाहते हैं तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। अगर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तो हम लोग बड़ी आसानी से उस लूज उनका पता साफ कर सकते हैं कि वो हम दोनों का ही दुश्मन है, वो तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है। हम लोग मिल जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। बाइली उनकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। तो मास्टर किन उसे कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर बाइली चलो जल्दी से फैसला करो कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें आगे से क्या कहना है। तो बाइली उन लोगों से कहता है तुम लोग अब जबकि मेरे से बात करने के लिए यहाँ पर आए हो तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने प्लान के बारे में भी सोच लिया होगा, तुम लोगों के पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। वो लोग कहते हैं हाँ हमारे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान है, हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। एक सीन में जुंजी का दिखाया जाता है, हमारा जुंजी एलिक्सर मेडिसिन वाली जगह के ऊपर गया होता है। वो पोर्टल को पार करने के बाद उस एलिक्सर गार्डन में जाता है तो एलिक्सर गार्डन में काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं। वो कहता है ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है। जुंजी वहाँ पर जाने के बाद कहता है तो किंग शान ने वहाँ पर उस असैसिन के फुल ब्लो को अपनी बॉडी के ऊपर ब्लॉक किया था, तो उसकी इंटरनल इंजरीज काफी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर किसी स्पेशल किस्म की मेडिसिन की जरूरत है। अगर वो स्पेशल किस्म की मेडिसिन मुझे यहाँ पर मिल जाती है तो उनको रिफाइन करने के बाद मैं उसके लिए एक मेडिसिन बना सकता हूँ जिससे वो अपनी इंटरनल इंजरीज को जल्दी से जल्दी हील कर पाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर फैन वूजी के खिलाफ अपने रिवेंज प्लान को स्टार्ट कर सकूंगा, क्योंकि मुझे फैन वूजी और पूरी की पूरी वेंजियन पवेलियन से अपना बदला लेना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा।
वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो एक पेड़ के साथ से फल दिखाई देता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है ये तो एक स्पिरिट फ्रूट है। जी कहता है ये वाला इंग्रेडिएंट तो मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो वो जल्दी से उस फ्रूट को उतार लेता है। फ्रूट को उतारने के बाद उस फ्रूट से वो एक पील को क्रिएट करता है। उस पील को क्रिएट करने के बाद हमें बताता है कि इस पील के साथ ना तो पावर मिलने वाली है ना ही एनर्जी मिलने वाली है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। जी कहता है अगर हम लोग यहाँ पर पॉइजन से फाइट करने के लिए पॉइजन को यूज करेंगे तो हम लोग शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हमारा जुंजी उस पील को भी अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। जब वो उस पील को अपनी रिंग के अंदर रखता है उसी वक्त उसकी साइड के ऊपर से काफी सारा ऑरा महसूस होता है। वो कहता है ये तो एक बहुत ही स्पेशल पील का ऑरा है, मुझे इस पील के बारे में पता है। तुम्हारा जुंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो साइड के ऊपर देखता है तो वो एक पील होती है जो कि वहाँ पर हवा में उड़ रही होती है। जुंजी कहता है यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे स्काई और अर्थ दोनों के दरमियान में ही वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पील यहाँ पर खुद ब खुद बन गई है। इतनी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद इस पील की परफेक्शन काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसमें म्यूटेशन की वजह से अब इस पील के पास अपना माइंड आ चुका है। यानी कि अगर मैं इसको पकड़ना चाहूंगा तो ये इतनी आसानी के साथ मुझे पकड़ा ही नहीं देगी, ये भागने की कोशिश करेगी। जुंजी कहता है तो उसकी एनर्जी के अंदर से मुझे जो स्मेल महसूस हो रही है उस स्मेल को महसूस करने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे पील की क्वालिटी 7 लेवल के मटेरियल के बराबर तो होगी। तो उसके बाद हमारा जुंजी जल्दी से उस पील का पीछा करना स्टार्ट करता है। वो उस पील का पीछा कर रहा था ताकि वो उस पील को पकड़ सके। थोड़ी देर उसके पीछे भागने के बाद हमारा जुंजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस पील को पकड़ने लगता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपनी फीनिक्स फायर को निकालता है। फीनिक्स फायर के साथ उस पील को वहाँ पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर उसको रिफाइन कर लेता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। जुंजी कहता है इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब उसने उस पील की एनर्जी को अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ है। अपने हाथ के ऊपर उस एनर्जी को रखने के बाद फिर से वो अपनी फीनिक्स फायर को हाथ में उसके मिक्स करता है। उस पील को वहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करता है। वो पील अभी भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। जुंजी कहता है तुम यहाँ पर भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अरे जुंजी ने जब उस मटेरियल को हासिल कर लिया तो उसको हासिल करने के बाद से पता चलता है कि ये लेवल 7 नहीं बल्कि लेवल 8 का स्पिरिचुअल मटेरियल है। और वो पील उसके हाथ के अंदर जब ओपन होती है तो वो एक जैंग स्पिरिचुअल फ्लावर होता है। उससे एनर्जी का बना हुआ एक फ्लावर बनता है। अरे जुंजी को यहाँ पर जैंग स्पिरिचुअल फ्लावर तो मिल गया है। तुम्हारा जुंजी कहता है जब भी यहाँ पर जैंग की बात होती है उसके साथ जिन लाजमी होता है, तो यहाँ पर इसके आसपास कहीं पर जिन ग्रास तो होनी चाहिए। इसके साथ वाली क्रिस्टल जिन ग्रास चाहिए, वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेगी। हमारा जुंजी कहता है लूलैंड की बॉडी के अंदर उसकी मेडियंस को नुकसान पहुंचा है। उसकी मेडियन उसकी पूरी की पूरी बॉडी को दोबारा से हील करने के लिए मुझे ये दोनों मटेरियल चाहिए होंगे। अगर ये दोनों मटेरियल मुझे यहीं पर मिल जाती हैं तो मैं उसकी इंजरीज को बहुत ही तेजी के साथ हील कर पाऊंगा। लूलैंड दोबारा से चल फिर सकेगी। तो उसके बाद हमारे जुंजी की सर्च यहाँ पर स्टार्ट होती है। उसके पास अब एक जैंग फ्लावर आ चुका है, लेकिन उसे क्रिस्टल ग्रास चाहिए जो कि जिन टाइप की होगी। जुंजी वहाँ पर काफी दिनों तक ढूंढता रहता है, पूरे 3 दिन तक जब वो वहाँ पर ढूंढता रहता है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर जिन ग्रास नहीं मिलती। वो कहता है यहाँ पर स्पिरिचुअल जिन ग्रास को ढूंढ रहा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। लगता है कि मैंने किसी चीज को मिस कर दिया है, मैंने किसी जगह को मिस कर दिया है। साथ ही मेरा जुंजी उदास हो जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब उन लोगों ने इस एलिक्सर गार्डन को बनाया था उन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैंग फ्लावर को ही प्लान किया था। जिन ग्रास को उन लोगों ने यहाँ पर प्लान नहीं किया होगा, इसी वजह से जिन ग्रास यहाँ पर है ही नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर मैं उसको कहाँ पर ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया में ढूंढ पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जुंजी कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर लगा था कि मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई है कि मैं अपनी लूलैंड को दोबारा से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि वो उम्मीद की किरण भी अब बुझती जा रही है। साथ ही मेरा जुंजी कहता है मुझे यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं फिर से जाकर ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, शायद कि मुझे वो यहीं पर कहीं पर फिर से मिल जाए। इस वक्त बाइली उसके पास आता है और उसे कहता है स्वर्ण मास्टर लूजुन। तो जुंजी पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है बाइली कॉन्गशेंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाइली कॉन्गशेंग वहीं पर जब अंदर आता है तो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो वहाँ पर बाहर जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ज्यादा प्रेशर, लगता है कि स्वर्ण मास्टर बाइली कॉन्गशेंग यहाँ पर आया है। मुझे यहाँ पर इतने प्रेशर को क्यों रिलीज कर रहा है, वो भी स्वर्ण मास्टर लूजुन के सामने, कहीं यहाँ पर फायर तो नहीं करने वाले। जुंजी बाइली से कहता है स्वर्ण मास्टर बाइली तो बताओ क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बाइली उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मटेरियल को ढूंढ रहे हो जिसे जिन ग्रास कहा जाता है। पिछले 3 दिन से तुम यहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है। इसी के साथ ही जब वहाँ पर जिन ग्रास को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से डेडली ओरा निकल रहा होता है, जिससे आसपास के सारे पौधे जल जाते हैं। जुंजी कहता है इसके अंदर से तो बहुत ही डेडली ओरा निकल रहा है, कहीं ये वाकई में वही जिन स्पिरिचुअल ग्रास तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तुम्हारा जुंजी से कहता है ब्रदर बाइली हाँ ये चीज वाकई में वही है जिसको मैं यहाँ पर पिछले 3 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे जान सकता हूँ कि तुम्हें इसके बदले में मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ अगर वो मेरे पास हुआ तो। स्वर्ण मास्टर बाइली से कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं जानना चाहते कि मुझे ये मिली कैसे, तो डायरेक्टली मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें ये कैसे दूंगा। तुम्हारा जुंजी से कहता है अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हें ये कहाँ से मिली है तो क्या तुम ये मुझे फ्री में दे दोगे। तो उसकी बात सुनने के बाद बाइली हंसना शुरू कर देता और कहता है जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम वाकई में एक बहुत ही होशियार लड़के हो। स्वर्ण मास्टर बाइली हमारे जुंजी से कहता है ये वाली ग्रास मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह से यहाँ पर मैं एक फाइट की चुनौती देता हूँ और उस चुनौती में इसको बैट के तौर पर लगाता हूँ, अगर तुम जीत जाते हो तो ये तुम्हें मिल जाएगी। जुंजी से कहता है और मुझे ये बताओ अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर मुझे क्या देना होगा। बाइली से कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे फाइट करनी है, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें बैट के ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या होगा। हमारा
हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ, ठीक है हम लोग फाइट करेंगे। मास्टर बाइलियो से कहता है तो फिर ठीक है, फिर हम दोनों आज रात फाइट करेंगे। आज रात मैं माउंटेन के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। जुंजी और बाइली जैसे वहाँ पर बैट लगा देते हैं, बैटल के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वो खबर फैल जाती है। जो लोग वहाँ पर सुनते हैं वो इस खबर को आसपास फैला देते हैं। सभी बच्चे भागते हुए माउंटेन की तरफ चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर इन दोनों के ऊपर बैटिंग लगा सके। उनमें से कोई स्वर्ड मास्टर बाइली के ऊपर पैसे लगा रहा था, कोई हमारे लूजन के ऊपर पैसे लगा रहा था। ज्यादातर बाइली के ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वर्ड मास्टर बाइली के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी कल्टीवेशन बेस भी ज्यादा है, इसी वजह से वो लूजन को हरा देगा। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने तबसरे कर रहे होते हैं और साथ साथ वहाँ पर क्रिस्टल्स भी रख रहे होते हैं। और कोई कह रहा होता है कि स्वर्ड मास्टर लूजन का तजुर्बा कम है लेकिन उसके पास काफी सारे दाव पेच है, वो हमेशा फाइट में जीतता है, वो सबसे यंग है स्वर्ड मास्टर है, इसी वजह से वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा इस फाइट को जीतने का। सभी लोग यहाँ पर फाइट देखने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो सभी लोग कहते हैं इस फाइट की सुनने के बाद पूरे का पूरा वेंजियन पवेलियन जहाँ पर आकर मौजूद है। सभी लोग दोनों स्वर्ड मास्टर्स की फाइट देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। दोनों ही ऑनरेबल स्वर्ड मास्टर हैं, ना सिर्फ हमारी वेंजियन पवेलियन बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सारे के सेक्टर्स के लोग और साथ में डायनेस्टी से भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सभी लोग सिर्फ मैच को एंजॉय करने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से जो भी यहाँ पर इस फाइट को हारने वाला है उसकी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। 18 डायनेस्टीज के सभी लोग उसको हारता हुआ देखेंगे। मास्टर चैंग और मास्टर किन जो कि बाइली के पास खड़े होते हैं वो उसे कहते हैं स्वर्ड मास्टर बाइली तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, बहुत सारे लोगों को अब तुम्हारा नाम पता चल गया। तो बाइली उनसे कहता है सुबह के वक्त तो मैं स्वर्ड मास्टर लूजन को चैलेंज करके आया हूँ और अभी तक पूरे के पूरे इलाके को पता चल चुका है। वेंजियन पवेलियन के साथ साथ 18 डायनेस्टी के सभी लोगों को ये खबर पता चल चुकी है। क्या तुम लोगों ने ये सब कुछ कारनामा किया है? क्या तुम लोगों ने उनको लिख कर सब कुछ भेजा था? मास्टर किन उसे कहते हैं हाँ जी हम ही ने किया है, हम एक अच्छे मैच के लिए यहाँ पर अच्छे तमाशाइयों की भी तो जरूरत है। यहाँ पर जब स्वर्ड मास्टर लूजन हारेगा तो उसके हारने के ऊपर जश्न मनाने के लिए बहुत सारे लोग तो होने चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में स्वर्ड मास्टर बाइली और स्वर्ड मास्टर लूजन की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड मास्टर बाइली और हमारा जुंजी वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। उन दोनों ने स्पेशल ग्रास को बैट के ऊपर लगाया था और सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है। जहाँ तक कि 18 डायनेस्टीज के सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं इस मैच को देखने के लिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाला मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर कुछ लोगों ने स्वर्ड मास्टर बाइली के ऊपर बैट किया होता है और कुछ लोगों ने स्वर्ड मास्टर लूजन के ऊपर बैट किया होता है। जबकि हमारा बाइली इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता। वो दोनों स्वर्ड मास्टर से कहता है मास्टर किन मास्टर चैंग मुझे लगता है कि ये कारनामा भी आप ही लोगों का होगा कि 18 डायनेस्टीज में सभी लोगों को हमारे मुकाबले के बारे में पता चल चुका है कि वो सभी लोग भी यहाँ पर हमारा मैच देखने के लिए आए हैं। मास्टर किन उसे कहते हैं ये सारे हमारे तमाशाई बनने वाले हैं क्योंकि जब तुम लोगों से कोई एक यहाँ पर हारेगा क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्वर्ड मास्टर लूजन यहाँ पर हारने वाला है तो उसके हारने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग इस बात के गवाह होंगे और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं मैंने पहले से एक बंदे का बंदोबस्त कर रखा है, वो इन सभी के तमाशाइयों के बीच में खड़ा होगा। जब वहाँ पर फाइट हो रही होगी तो फाइट के दौरान ही हम लोग लूजन को मारने का बंदोबस्त करेंगे। लूजन को मार देगा, उसके पास स्पेशल हथियार होने वाला है। तो बाइली उन लोगों से कहता है अच्छा मुझे एक और बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला कि उस लड़के को स्वर्ड मास्टर लूजन को जिन स्पिरिचुअल ग्रास चाहिए। लोग उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बारे में कैसे पता नहीं होगा? एलिक्सर हाउस में भले ही हम सभी लोगों को फ्रीली जाने की इजाजत ना हो लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे भी काफी सारे लोग रहते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने एक बात को नोटिस किया था, मास्टर लूजन को वहाँ पर यांग स्पिरिट पिल मिली थी और उसके बाद उन्हें जिन ग्रास की जरूरत है। वो पिछले 3 दिन से वहाँ पर आसपास ढूंढ रहा था वहाँ, लेकिन उसे ये चीज नहीं मिल रही थी। लूजन को मॉनिटर करने के लिए एलिक्सर हाउस के अंदर पहले से एक रे फॉर्मेशन बिछा दी थी और साथ ही एक बंदे को उसके ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं एक स्पेशल स्पिरिट रे फॉर्मेशन की मदद से उसकी मूवमेंट्स को लॉक कर रहा था। अब मुझे पता है कि वो कौन सी जगहों पर गया था, यानी कि वो स्पेशल जिन ग्रास को ही ढूंढ रहा था। तो बाइली उन दोनों से कहता है तुम लोगों को इंटरनल अफेयर्स की पावर दी गई थी ताकि तुम लोग वेंजियन पवेलियन की जितने मैनेजमेंट है उसको संभाल सको, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर इस पावर को अपनी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो मास्टर किन उसकी बात सुनने के बाद कोई ज्यादा खुश नहीं होते, वो आगे से थोड़ा बुरा सा मुंह बनाते हैं। तो चैंग उसे कहते हैं तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने ये सब कुछ इसीलिए किया, हम यहाँ पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ पर फायदा हो सके कि अगर जुंजी हमारा नया ग्रैंड मास्टर बन जाता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हें ही होने वाला है। तो मास्टर किन उसे कहते हैं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम हमेशा से कल्टीवेट करना चाहते थे और कल्टीवेशन में ही आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हारा ग्रैंड मास्टर की पोजीशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फ्यूचर में ग्रैंड मास्टर की पोजीशन मिलती है तो उसके बाद तुम हमारे इंटरनल अफेयर्स के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। तुम ये सारी की सारी स्पेशल पोजीशंस हमें दे सकते हो, तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरह हम लोग फिलहाल तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं। बाइली उनसे कहता है चलो ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, ठीक है अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तो वो उन दोनों को वहाँ से भेजने का कहता है।
तो मास्टर किन कहते हैं पता नहीं इस लड़के का ऐसा क्या है, ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मुझे तो ये लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर ये हम लोग इस लड़के को यूज नहीं कर रहे होते स्वord मास्टर लूज उनको रास्ते से हटाने के लिए, तो मैं तो कभी भी इस लड़के को मुंह भी नहीं लगाता। मास्टर चैंग से कहते हैं ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसी वजह से ये हमसे इस तरह बदतमीजी से बात करता है और जो बहुत ज्यादा एरोगेंट भी है, लेकिन हम फिलहाल इसकी जरूरत है। सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है, रात के वक्त स्टेज सेटअप हो चुका है, सभी लोग वहाँ पर अरीना में आ चुके हैं और हमारे जुंजी और बायली की फाइट होने वाली है। लू किंगशान और उसके साथ लू जिंग दोनों वहाँ पर पहुंचे होते हैं, वो लोग भी देखकर काफी खुश होते हैं। लू किंगशान कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, लगता है कि ये सभी लोग इस मैच को एक गेम समझ रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर बैटिंग भी कर रहे हैं। तो मास्टर लूलिंग उन लोगों से कहते हैं ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे मेजर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, यानी कि 18 डायनेस्टीज के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वेंचियन पवेलियन में पिछले 10 सालों से या फिर इससे भी ज्यादा से हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी भी इस तरह का सीन यहाँ पर नहीं देखा, इतने सारे लोग यहाँ पर जमा है। तो उसी वक्त ग्रैंड मास्टर भी वहाँ पर अपीयर होते हैं। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर सभी के सामने आते हैं, तो वो सभी के सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर इस मैच को नोटिस करने के लिए आए हैं। ग्रैंड मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है तुम लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट दे दी, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहता है लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं, तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होना बाकी है, दोनों ही मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर बाइली को दिखाते हैं जो कि एक छत के ऊपर बैठा कल्टीवेट कर रहा था, वो अपनी आंखें खोलता और कहता है चलो वक्त आ चुका है, और वो वहीं पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो सभी देखने वाले उस तरफ देख रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा जुंजी भी वहाँ पर अपीयर होता है और उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। सभी लड़कियां तो हमारे जुंजी को देखते ही बहुत ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती हैं और सभी उसे कहती हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजुन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये वाली फाइट बहुत ज्यादा वंडरफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। इनके अंदर डर नाम की तो कोई चीज भी नहीं है। तो यहाँ पर इस फाइट को देखने का मजा आएगा कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा। तो हमारा जुंजी अपने पास से अपनी ब्लैक होल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, यानी जुंजी फाइट करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ से बाइली भी वहाँ पर पहुंच जाता है। बाइली छत के ऊपर खड़ा होता है, तो हमारा जुंजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, जुंजी उसकी तरफ देखने के बाद सोच रहा होता है मैं यहाँ पर अपनी होली स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइट एनर्जी को यूज करती है, मुझे यहाँ पर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये डार्क एनर्जी को यूज करती है। बाइली पहले से स्वॉर्ड इंटेंट के पीक पर पहुंचा हुआ है और उसकी तलवार की एनर्जी मेरी तलवार की एनर्जी को आसानी से हरा देगी, इसलिए मैं यहाँ पर जीत नहीं पाऊंगा। तो हमारा जुंजी जब वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो सभी देखने वाले कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूज उनकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, इनका जो स्वॉर्ड हो रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मास्टर कैंग कहते हैं चाहे ये यहाँ पर कितनी ही स्ट्रेंथ को क्यों ना शो करवा ले, लेकिन अफसोस की बात तो ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि अगर स्वॉर्ड मास्टर बाइली इसको यहाँ पर नहीं भी मार पाता तब भी यहाँ पर भीड़ में हमारे लोग मौजूद हैं जो कि इसको मार डालेंगे। तो जुंजी बाइली से कहता है तो स्वॉर्ड मास्टर बाइली क्या हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं? मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि ये मैच मैं जीतने वाला हूँ, मुझे इस मैच को जीत कर विनर बनना है। तो बाइली उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर इस मैच को जीतना चाहते हो, चलो फिर ठीक है मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ। बाइली वहाँ पर जैसे कहता है कि वो सरेंडर करता है तो सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, स्वॉर्ड मास्टर बाइली ने फाइट करने से पहले सरेंडर कर दिया। जी भी उसे कहता है स्वॉर्ड मास्टर बाइली इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर सरेंडर क्यों कर रहे हो? मास्टर चैंग और मास्टर किन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने ऐसा क्यों किया है, क्या ये यहाँ पर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, हमने तो बड़ी मुश्किल से इसे मनाया था। मास्टर भी वहीं पर होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं बाइली इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को एक्सप्लेन करोगे, तुमने यहाँ पर इस चैलेंज को रखा था और तुमने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चैलेंज को देखने के लिए आए हैं। तो बाइली अपने पास एक इमेजिनरी स्टोन निकालता और कहता है मैं जहाँ पर आप लोगों को अपने मुंह से बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक रिकॉर्डर स्टोन को चलाकर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखा देता हूँ, उससे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सभी लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो वो उस रिकॉर्डेड स्टोन को जब ओपन करता है तो उसके अंदर से एक वीडियो चालू होती है। तो उस वीडियो में क्या होता है, उसमें स्वॉर्ड मास्टर बाइली होता है जो कि मास्टर किन और मास्टर चैंग के पास खड़ा होता है। मास्टर चैंग और मास्टर किन बाइली को यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर लूजन के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही सीन था जब वो दोनों इसको यहाँ पर भड़का रहे थे कि वो कैसे तुम्हें वहाँ पर सीट के ऊपर से हटा देगा और ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। मास्टर चैंग इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं इस कमीने ने ना सिर्फ यहाँ पर हमें धोखा दिया है बल्कि इस कमीने ने तो हमारी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम तो बहुत ही बुरे फंसे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलाकर उसे कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है स्वॉर्ड मास्टर बाइली, तुम यहाँ पर किस किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो, ये एक फेक रिकॉर्डिंग है। तो बाइली उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हो, क्यों ना तुम लोग यहाँ पर चुपचाप इस बात को एडमिट कर लो कि तुम लोगों ने ये क्राइम किया है। ताती मास्टर चैंग का सीन वहाँ पर आता है तो वो वहाँ पर बता रहे होते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन ग्रैंड मास्टर बनने के लायक नहीं है, तो ग्रैंड मास्टर तो आपको बनना चाहिए। ग्रैंड मास्टर इस लड़के लूजन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज दिए जा रहे हैं, तो आपको उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना आप कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ग्रैंड मास्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। जब वो सारी वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे मास्टर चैंग और मास्टर किन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों जल्दी से भागते हुए ग्रैंड मास्टर के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं मास्टर ये सारी की सारी वीडियो एक फेक वीडियो है,
है, जहाँ पर झूठ दिखाया जा रहा है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाइली उन दोनों से कहता है तुम लोग जहाँ पर और कितनी देर तक इस बात को झूठ बोलोगे। जहाँ पर वापस आया था वेंजियन पवेलियन में, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो जैसे मैंने तुम दोनों के साथ होने का नाटक किया था, मैं तुम दोनों के साथ बात कर रहा था और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस बात को रिकॉर्ड भी किया और ये वीडियो यहाँ पर इस बात का सबूत है। तुम सभी लोग इस बात को गौर से सुन सकते हो और देख सकते हो कि मास्टर चैंग और मास्टर कीनी ये बात कर रहे हैं। वहाँ पर खड़े लड़के बातें सुनने के बाद कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि मास्टर कीन और मास्टर चैंग दोनों इल्यूजन को पसंद नहीं करते। मतलब ये था कि ये स्वर्ड मास्टर बाइली को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे स्वर्ड मास्टर इल्यूजन को रास्ते से हटाने के लिए। ये लोग तो अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जहाँ लगता है कि स्वर्ड मास्टर बाइली का भी इस्तेमाल किया गया है। मास्टर चैंग चिल्लाकर बाइली से कहते हैं बाइली ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सभी लोगों को मेरे खिलाफ करना चाहते हो। के साथ ही वो फिर से ग्रैंड मास्टर के सामने झुकते हुए कहते हैं प्लीज ग्रैंड मास्टर आपको हमारी बात के ऊपर भरोसा करना होगा, ये सारी की सारी वीडियो बनाई गई है, ऐसा कुछ भी बुरा काम नहीं किया है, आपको हमारे पर भरोसा करना चाहिए, हम इस रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी नहीं है, ये रिकॉर्डिंग फेक है। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है जहाँ पर जिस जेड स्टोन को यूज किया गया है उस जेड स्टोन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, ना इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बाइली उन लोगों से कहता है अगर तुम्हें इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और तुम लोग इसको मानने को इनकार कर रहे हो तो फिर ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है, मैं यहाँ पर इसी बात को रिवील करने के लिए तो खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे सबूत दिखाऊंगा। ये भी तो तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि इस पूरी की पूरी जनता में जो लोग मैच देखने के लिए आए हैं इसमें तुमने अपने कुछ स्पेशल लोगों को छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर इस मैच को हार जाता हूँ तो मैच को हारने के बाद वो लोग यहाँ पर तुम्हारे काम को पूरा करेंगे, स्वर्ड मास्टर इल्यूजन के ऊपर अटैक करेंगे और उसे यहीं पर मार डालेंगे सभी लोगों के सामने। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हम लोग पनिशमेंट हॉल वालों से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों में से किसी को भी जाने ना दे और सभी लोगों की तलाशी ले, तो मुझे लगता है किसी न किसी के पास से तो वेपन्स निकल आएंगे जो यहाँ पर स्वर्ड मास्टर इल्यूजन को मारने के लिए खड़ा है, जिसको तुमने यहाँ पर छोड़ा है। लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग तो बड़ी आसानी से इन लोगों को ढूंढ भी लेंगे क्योंकि ये तो उन्हीं का काम है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर चैंग और मास्टर किन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ग्रैंड मास्टर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों को क्या हुआ, क्या तुम दोनों को अब डर लग रहा है। गुस्से के साथ जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। तो इस बात से मास्टर चैंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज हमें माफ कर दे, हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अपनी वेंजियन पवेलियन के लिए किया है, हमने अपनी खातर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्वर्ड मास्टर इल्यूजन ये बहुत ज्यादा कनिंग है, ये बहुत ज्यादा होशियार है, ये हमारी वेंजियन पवेलियन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, यानी कि तबाही लेकर आएगा। वजह से हमने इसके खिलाफ ये सारा प्लान बनाया था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 174 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर चैंग और मास्टर किन इस बार भी यहाँ पर बेगुनाह साबित हो पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर चैंग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वो मास्टर ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि हम लोगों ने ये सब कुछ वेंजियन पवेलियन के लिए किया है। हम लोगों को लगता है कि स्वर्ड मास्टर इल्यूजन एक बहुत ही चालाक इंसान है जो हमारे वेंजियन पवेलियन को बर्बाद कर देगा, इसी वजह से हमने इसके खिलाफ ये सब कुछ किया। मास्टर किन भी यहाँ पर फट पड़ते हैं, वो हमारे जुंजी के कारनामे यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर को बता रहे होते हैं। वो से कहते हैं ग्रैंड मास्टर जब से ये लड़का यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर आने के बाद इस लड़के ने हमारे पूरे के पूरे सेक्टर की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। जिस दिन ये आउटर गेट का एल्डर बना था उस दिन इसने पूरे 3000 डिसाइपल्स को मार दिया था, साथ में बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे हास मास्टर्स को भी मार दिया था। के बाद से इसने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स भी मारे गए हैं। मास्टर किन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर से कहते हैं मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस बंदे को एग्जीक्यूट करवा दें, यानी कि इसको मरवा दें, तभी हमारा वेंजियन पवेलियन शांत हो पाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुंजी उन लोगों से कुछ कहने लगता है। इसी वक्त बाइली चलाकर उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर बार बार ये बकवास किए जा रहे हो कि स्वर्ड मास्टर इल्यूजन ने यहाँ पर आने के बाद ये सब कुछ किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसके खिलाफ सबूत लेकर आओ। तो मास्टर इल्यूजन के यहाँ पर आने के बाद वेंजियन पवेलियन में तबाही मची है। तो बाइली कहता है मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे वेंजियन पवेलियन में जो तबाही मचा रखी है, तुम यहाँ पर इसकी आड़ में स्वर्ड मास्टर इल्यूजन से पीछा छुड़वाना चाहते हो, इसको यहाँ से निकलवाना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने जानबूझकर ये सारी तबाही यहाँ पर मचवाई हुई है। जुंजी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ये स्वर्ड मास्टर बाइली को क्या हो गया, ये हमारे स्वर्ड मास्टर के हक में बात कैसे कर रहे हैं। जुंजी के अपने स्टूडेंट भी बातें कर रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ड मास्टर इल्यूजन और स्वर्ड मास्टर बाइली एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो इतना अच्छा हमारे स्वर्ड मास्टर इल्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। किंगजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही शर्मा भी रही थी। वो कहती है इसका मतलब ये है कि ये हमारे मास्टर को पसंद करता है। तो ग्रैंड मास्टर सभी की बातें सुनने के बाद कहते हैं तो आज हमें यहाँ पर मास्टर चैंग चीज आउट और मास्टर किन क्याओमो इन दोनों के खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं वो सारे के सारे सच साबित हुए हैं। वो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे सबूत सच्चे हैं। इसी वजह से मैं इन दोनों स्वर्ड मास्टर
मास्टर्स के पास से स्वर्ण मास्टर की पदवी को छीनता हूँ। इनके पास जो स्वर्ण मास्टर की बैजेस है वो वापस लिए जाती हैं और आज के बाद से ये वेंजियन पवेलियन के सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर होंगे जिनके पास इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होगी। साथ ही इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट से भी निकाला जाता है। ग्रैंड मास्टर उन दोनों के पास उनके स्वर्ण मास्टर के टोकन को वापस ले लेते हैं। उनको वापस लेने के बाद वो लूजिंग को बुलाते हैं। लूजिंग जल्दी से उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है, जी ग्रैंड मास्टर बताएं आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो लोग इन दोनों के साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी को ढूंढो और सभी लोगों को जाकर इनको सजा दी जाए। उनमें से कोई भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तुम्हें इजाजत है तुम उसको मार डालना। लूजिंग उनसे कहता है, जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद ये लोग मेन हॉल में आ जाते हैं। बाइली और जुंजी दोनों भी उनके पास ही होती है। तो ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था आज रात जैसा हो गया। मैं तो वहाँ पर दोनों का कंपटीशन देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सच्चाई हमें पता चली है। ग्रैंड मास्टर हमारे लूजुन से कहते हैं, यानी जुंजी से कहते हैं, स्वर्ण मास्टर लूजुन तुम्हें जिन लोगों ने भी परेशान किया है मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर जरूर सजा दूंगा। अब मुझे पता चल चुका है कि उनकी सजा देने का वक्त आ चुका है। जुंजी उन दोनों को थैंक यू बोलता है। वो उनसे कहता है, स्वर्ण मास्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बाइली तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है। ग्रैंड मास्टर उसके बाद उन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर ये वाला मसला तो हल हो चुका है, लेकिन मैंने तुम दोनों को यहाँ पर एक और बात करने के लिए भी बुलाया था। मुझे तुम दोनों से एक बहुत ही स्पेशल बात करनी है। तो ग्रैंड मास्टर उन दोनों को कहते हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक 6 सेक्टर कंपटीशन होने वाला है। वो कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ से नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट में पूरे 6 सेक्टर्स हैं और वो सारे के सारे 6 सेक्टर्स आपस में फाइट करते हैं। तो उन लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है जो कि आपस में फाइट करते हैं और उनमें से जो टॉप के ऊपर आता है कि सेक्टर को सबसे ज्यादा पावर मिलती है। तो इस बार की कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मैंने तुम दोनों को चूज किया है। तुम दोनों वहाँ पर जाओगे और जाकर वहाँ के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर जाने के बाद इस कंपटीशन को जीतो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इस कंपटीशन को जीतकर हमारे सेक्टर को टॉप के ऊपर लेकर आओगे। तो स्वर्ण मास्टर बाइलियो से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हम दोनों ही आपकी वेंजियन पवेलियन का हिस्सा हैं, तो अगर आपने यहाँ पर हमें कहा है तो हमें तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। हम दोनों वहाँ पर जरूर जाएंगे और वेंजियन पवेलियन के लिए रैंकिंग्स को जरूर हासिल करेंगे। साथ ही वो उनसे कहता है, लेकिन ये बताएं कि इस बार का कंपटीशन कौन सी जगह पर होने वाला है, ये 6 सेक्टर कंपटीशन कौन सी जगह पर होगा। मास्टर उनसे कहते हैं, ये एंशियंट स्टार सेक्टर के सीक्रेट एरिया में होने वाला है। ये बात सुनने के बाद स्वर्ण मास्टर बाइलियो स्वर्ण मास्टर जुंजी दोनों ही काफी हैरान होते हैं। ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं, आज से तकरीबन 6 महीने पहले ये वाला सीक्रेट एरिया अचानक से अपीयर हुआ था। ये एंशियंट स्टार सेक्टर में अपीयर हुआ था। मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना हो सकता है। जब भी इस तरह का कोई सीक्रेट एरिया अपीयर होता है तो उसके अंदर बहुत सारा खजाना हो सकता है। एंशियंट स्टार सेक्टर ने बहुत सारे एल्डर्स को वहाँ पर भेजा, बहुत सारे मास्टर्स और एक्सपर्ट्स को भी भेजा ताकि वो इस एरिया को जाकर एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उसके दरवाजे के ऊपर एक्सट्रिक्शन लगी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल से कम उम्र लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तुम दोनों ही क्योंकि 20 साल से कम उम्र हो। जुंजी कहता है, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने इसको एक कंपटीशन अरीना में बदल दिया है कि 6 सेक्टर के वहाँ पर जीनियस लोगों को भेजा जाएगा जो कि वहाँ पर फाइट करेंगे। इसमें फाइट करेंगे सीक्रेट्स को हासिल करने के लिए। वहाँ पर जो ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे हमारे हो सकते हैं अगर हम दोनों वहाँ पर कंपटीशन को जीतकर बाकी सभी को हरा देते हैं। तो ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा कि मैं सीक्रेट एरिया में तो नहीं जा सकता लेकिन तुम्हारे साथ वहाँ पर जरूर जाऊंगा। एक बहुत ही डेंजरस मिशन होने वाला है क्योंकि एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोग बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं और स्पेशली उस सीक्रेट एरिया के अंदर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। हमें अपने वेंजियन पवेलियन को पुराने जैसा फिर से फेमस बनाना है तो हमें यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस कंपटीशन को मेरे लिए जीतो, मेरी वेंजियन पवेलियन के लिए जीतो ताकि हम लोग दोबारा से उसी शोहरत को हासिल कर सके जो वेंजियन पवेलियन के पास कभी हुआ करती थी। इससे बात खत्म करने के बाद हमारा जुंजी वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हमारा जुंजी सोच रहा था, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एरिया ओपन हुआ था। इस सीक्रेट एरिया के ओपन होने के बाद मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला था लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाया था क्योंकि उस वक्त मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी कि मैं काफी बड़ा था, 20 साल से ज्यादा उम्र थी, इसी वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था। लेकिन वहाँ से जितने भी लोग बाहर निकले थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद बाहर निकले थे। इसका मतलब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, वहाँ पर जा सकता हूँ, वहाँ पर से बहुत सारे सीक्रेट्स को कर सकता हूँ क्योंकि ये एक सीक्रेट प्लेस है। हमारा जुंजी अपने पास से टोकन निकालता और कहता है, फाइनली यहाँ पर फैन वूजी ने मुझे एंशिएंट स्टार सेक्टर में भेजने का फैसला कर ही लिया है। तो कब से एंशिएंट स्टार सेक्टर के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करने वाला था। हमारे जुंजी के हाथ में ये जो नया टोकन है इसकी मदद से वो वेंजियन पवेलियन के अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। मुझे कहता अब तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है, मैं वेंजियन पवेलियन के अंदर और बाहर बड़ी आसानी से आ सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी हिडन रे फॉर्मेशन और सीक्रेट फॉर्मेशन है उन सभी का पता लगा सकता हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आऊंगा, इनसे बदला लेने वाला हूँ तो वेंजियन पवेलियन के सभी सीक्रेट्स के बारे में मुझे पता होगा और किसी भी से मुझे ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी अपना बदला लेने में। जुंजी भी वहीं पर खड़ा होता है कि फिर से बाइली वहाँ पर आ जाता है। बाइली उसे कहता है, आज मैं यहाँ पर तुमसे फाइट में हार ही गया, कि मैं तुमसे फाइट में हार गया हूँ। तो जैसा हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था कि हम लोग बैट में इन स्पिरिचुअल ग्रास को बैट में लगाएंगे तो ये रही तुम्हारी जीन स्पिरिचुअल ग्रास, तुम इसको रख सकते हो, ये तुम्हारी हुई। हमारा जुंजी उसे कहता है, मैं तो फाइट को जीता भी नहीं हूँ तो फिर तुम जीन ग्रास मुझे कैसे दे सकते हो क्योंकि ये फाइट तो हुई ही नहीं थी, तुमने पहले सरेंडर कर दिया था। हमारा जुंजी उसे कहता है, लेकिन फिर भी ये वाली जीन ग्रास मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं किसी की जान बचाने के लिए इसको यूज करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे दे देते हो तो
फ्यूचर में तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, तुम्हारा मेरे ऊपर एक कर्ज रहेगा। तो बाइली उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है स्वॉर्ड मास्टर बाइली मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुम जहाँ पर कर क्या रहे हो, तुमने मेरी अभी भी मदद किया और अब तुम जहाँ पर ये भी मुझे दे रहे हो, तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद कर क्यों रहे हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। बाइली अपने पास से अपना मास्क निकालता और कहता है क्या तुम्हें ये याद है, तुम्हारे जुंजी को उसी वक्त याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो कि इसे वैली ऑफ डेथ में मिला था। जुंजी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वाकई में तुम हो। बाइली उसे कहता है चलो शुक्र है कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं। वो उसे कहता है ये मास्क मुझे एक जगह के ऊपर मिला था, ये मास्क लगाने के बाद मेरी आवाज भी चेंज हो जाती है, साथ में मेरी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकलता है वो भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई मुझे उस हुलिये में और इस हुलिये में पहचान नहीं सकता। जुंजी उसे कहता है इसी वजह से तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, कितने दिनों से तुम हमारे साथ हो लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। बाइली उसे कहता है मैं तो तुम्हें पहले इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पड़ चुके हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं यहाँ पर इस मसले को पहले हल करना चाहता था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तो मैंने सबसे पहले तुम्हारी मदद की। तो बाइली अपने पास से जिन ग्रास हमारे जुंजी को दे देता और कहता है मैं ये जिन ग्रास तुम्हें अपने आवाज से तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोनों दोस्त बन जाएंगे तो फ्यूचर में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तुम्हारा जुंजी उसके पास से जिन ग्रास ले लेता और कहता है मास्टर बाइली तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो और तुम ये मुझे गिफ्ट में देने वाले हो तो ठीक है मैं तुमसे ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाइली उसे कहता है तो फिर ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और उसे बाय बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। हमारा जुंजी वहाँ पर उसे बाय बोलने के बाद वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो मास्टर जानपुर मास्टर किंग जी और उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो दोनों ही चिल्लाकर उसे कहते हैं हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि स्वॉर्ड मास्टर बाइली ने वहाँ पर तुम्हारी मदद की ही क्यों, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं और ना ही तुम दोनों पहले कभी मिले हो, फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा, और ऊपर से वो तुम्हारे साथ बहुत ही दोस्ताना अंदाज से बात कर रहा था जैसे कि वो तुम्हारा पहले से दोस्त है। तो किंग जान भागते हुए हमारे जुंजी के पास जाती है और शर्माते हुए से कहती है मास्टर जल्दी से बताओ ना तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हो। हमारा जुंजी उनसे कहता है ठीक है मैं तुम सभी लोगों को ये बात बताऊंगा, लेकिन तुम लोग आगे किसी को भी ये बात बता नहीं सकते। हमारा जुंजी उनको सारी बात बता देता है, जबकि उसी वक्त हमारे जुंजी का नया डिसाइपल भागता हुआ बाहर से अंदर आता है और उसे कहता है मास्टर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, कोल्ड डिसाइपल ने आपके आखिरी पिलर को भी तोड़ दिया है, आखिरी स्वर्ड स्टाइल भी टूट चुका है। हमारा जुंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो बताओ वो स्वर्ड स्टाइल किसने तोड़ा है, तो उसे जल्दी से ले आओ, वो मेरा आखिरी डिसाइपल बनेगा। तो लड़का उनसे कहता है मास्टर जब आप यहाँ पर नहीं थे एक लड़की जिसका नाम शुई क्यान जुई है वो रोजाना यहाँ पर आती थी और रोजाना आकर इस पिलर के ऊपर अटैक करती थी ताकि वो इस पिलर को तोड़ सके। आखिरकार आज रात उसने यहाँ पर उस पिलर को तोड़ ही दिया है और उसने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है, वो यहीं पर बाहर ही खड़ी है। मैं उसको बुलाता हूँ तो उसको आवाज देता है तो शुई क्यान जुई अंदर आ जाती है। शुई क्यान हमारे जुंजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जबकि हमारा जुंजी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कैसे हो सकता है, इसने उस पिलर को कैसे तोड़ दिया। प्रिंसेस हमारे जुंजी से कहती है मुझे पहले से पता था कि ये लड़की कर लेगी, ये बहुत ज्यादा मेहनती है, जब से तुमने स्वर्ड स्टाइलिस को वहाँ पर लगाया था तब से ये वहाँ पर मेहनत कर रही है, हर रोज वहाँ पर आकर प्रैक्टिस करती थी ताकि ये उस पिलर को तोड़ सके। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा डिसाइपल होना डिजर्व करती है, तो इसे जल्दी से अपना डिसाइपल बना लो। लेकिन हमारा जुंजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हमारा जुंजी कहता है वापस चली जाओ, तुम मेरी डिसाइपल नहीं बन सकती। तो शुई क्यान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 175 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी शुई क्यान को अपना स्टूडेंट बना लेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग एपिसोड 176 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिंजुई के पास लड़का आता है और उसे कहता है कि आखिरी स्वर्ड स्टाइल भी टूट चुका है, तो वो किसने तोड़ा था, वो शुई क्यान ने तोड़ा था। शुई क्यान वहाँ पर अपीयर होती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्या वो हमारे स्वर्ड मास्टर लूजन की डिसाइपल बनने वाली है। जुंजी से कहता है यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी डिसाइपल नहीं बन सकती। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है, कहती है लेकिन ऐसा क्यों, मैं तुम्हारी डिसाइपल क्यों नहीं बन सकती। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहती है तुमने कहा था कि जो भी उस मैरिज स्टाइल को तोड़ेगा तुम उसे अपने डिसाइपल बना लोगे, मैंने उस स्टाइल को तोड़ दिया। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी डिसाइपल नहीं बन सकती। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत किया, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जाकर मैंने स्वर्ड स्टाइल को तोड़ा है। हमारा जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं तुम्हें एक डिसाइपल के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ, जहाँ से तुम आई हो वहाँ से वापस चली जाओ। तो शुई क्यान इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है। जुंजी उसके पास से आगे गुजर जाता है, जिसकी वजह से शुई क्यान फिर से भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उसका रास्ता रोकती है और कहती है मुझे अपनी डिसाइपल क्यों नहीं बना सकते, ऐसा क्यों है, तुम मुझे अपनी डिसाइपल क्यों नहीं बनाना चाहते। लिंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि वापस चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल नहीं बना सकता। कहने के बाद हमारा जुंजी उसके पास से आगे गुजर जाता है। तो उसे ये कहने के बाद हमारा जुंजी जब वहाँ से बाहर जा रहा था, जुंजी कहता है आखिर आखिरी यहाँ पर शुई क्यान ही क्यों, क्यान मेरी जिंदगी में दोबारा क्यों चली आई है। लास्ट टाइम क्लाउड डायनेस्टी में बस सब कुछ होने के बाद ये अचानक से मुझे छोड़कर चली गई थी और आज ये दोबारा मेरी आंखों के सामने यहाँ पर आ गई है। हालांकि मैं इससे ज्यादा गुस्सा नहीं हूँ इस बात से, मैं इसको यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इससे
कोई बदला लेना है। अगर इसने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो फिर मैं इसे अपने डिसाइपल कैसे चूज कर सकता हूँ। जुंजी वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जुंजी काफी देर तक वहाँ पर कल्टीवेट करता है। तो पूरी रात कल्टीवेट करने के बाद जब सुबह के वक्त वो बाहर निकलता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके डिसाइपल सामने खड़े होते हैं, काफी ज्यादा घबराए होते हैं। हमारा जुंजी उनके पास आता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सभी लोग क्या चीज देखकर इतने ज्यादा घबराए हुए हैं। वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं स्वर्ण मास्टर सामने देखें, लड़की अभी भी वहाँ पर बैठी हुई है, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। लिंजी उनसे कहता है कौन है वहाँ पर, कौन वहाँ पर अपने घुटने टेकर बैठा हुआ है। जब हमारा लिंजी उसके पास जाता है तो ये देखकर और भी हैरान हो जाता है। शुइकियान होती है, शुइकियान वहाँ पर घुटने टेकर पूरी रात बैठी होती है। प्रिंसेस माया जुंजी से कहती है तुमने इस लड़की से कहा था कि तुम इसे अपनी डिसाइपल नहीं बनाओगे, तो ये पूरी रात यहीं पर बैठी रही है, अपने घुटने टेकर बैठी हुई है और चाहती है कि तुम इसे अपने डिसाइपल बना लो। मैंने रात के वक्त भी इसको कहा था कि यहाँ से चली जाए, मैंने उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने मेरी एक भी नहीं सुनी। जो कहता है क्या वो पूरी रात यहीं पर बैठी हुई थी। प्रिंसेस कहती है हाँ वो पूरी रात बैठी हुई थी। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। जुंजी शुइकियान के सामने पहुंच जाता है। कहता है अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कियान उसे कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर मैं पूरी रात यहाँ पर अपने घुटने टेक कर नहीं बैठी रहती तो क्या स्वर्ण मास्टर लूजन आप मेरे पास यहाँ पर आते मुझसे बात करने के लिए। हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे लगता है कि कल मैंने साफ साफ तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल नहीं बना सकता। तुम यहाँ पर कितनी ही देर अपने घुटने टेक कर क्यों ना बैठी रहो, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बना सकता, तुम्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। शुइकियान उसे कहती है स्वर्ण मास्टर लूजन आखिर आप मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश थी। मैं पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही थी, कितने दिनों से मेहनत कर रही थी ताकि मैं आपकी डिसाइपल बन सकूं। अगर आप मुझे एक अच्छी रीजन नहीं देते यहाँ से जाने की तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं सारी जिंदगी यहीं पर घुटने टेक कर बैठी रहूंगी। जुंजी कहता है तो तुमने कहा कि तुम्हें एक चांस चाहिए, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हें वो चांस दूंगा जिसको लेने के बाद तुम कम्प्लीटली गिव अप कर दोगी, तुम दोबारा नहीं कहोगे कि तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो। ज्ञान उसे कहती है स्वर्ण मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ी होती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा जुंजी उसको उठा लेता है, वो पूरी रात वहाँ पर बैठी रही है इसी वजह से। हमारा जुंजी अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट करता है ताकि उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल सके और उसे कहती है मैं कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी तक मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बना। उसके बाद जब शुइकियान को होश आती है तो वो बिस्तर के ऊपर होती है, वो उठकर बैठ जाती है और कहती है जी मैं कौन सी जगह पर हूँ। किंगजान उसके पास आती है और उसे कहती है सिस्टर कियान जुई, शुक्र है कि फाइनली तुम उठी गई। कियान उसे कहती है मैं कितनी देर तक यहाँ पर बेहोश रही हूँ। तो किंगजान उसे कहती है लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम कितनी दिन तक यहाँ पर बेहोश थी, तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश थी। ये बात सुनने के बाद शुइकियान और भी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में पूरे 3 दिन तक यहाँ पर बेहोश रही हूँ। वो उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, तुमने मेरा ध्यान रखा, मैं इतने दिन तक बेहोश थी लेकिन फिर भी तुमने मेरा काफी अच्छा ध्यान रखा है। लू किंगजान उसे कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्योंकि तुम्हारा सारे का सारा ध्यान मैंने नहीं रखा बल्कि आधा ध्यान तो मास्टर ने भी रखा था, मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई और मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। शुइकियान उसे कहती है क्या वाकई में मास्टर मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और वो मेरा ध्यान रख रहे थे। लू किंगजान उसे कहती है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, जल्दी से ड्रेस अप हो जाओ क्योंकि मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम हील हो चुकी हो तो वो तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और साथ में तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो शुइकियान जल्दी से बिस्तर में से बाहर निकलती है और कहती है मैं तो पहले से रेडी हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। तो किंगजान शुइकियान को अपने साथ लेकर हमारे जुंजी के पास आती है और उसे कहती है मास्टर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी प्रोग्रेस की तरफ ही देख रहे थे, इसलिए मास्टर को थैंक यू जरूर बोलना जो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। किंगजान उसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखा और आपने मेरी जान बचाई, आपके डिसाइपल होने के नाते मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो हमारा जुंजी उसे कहता है नहीं नहीं सबकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे वहाँ पर बेहोश होने की कुछ वजह मैं भी था क्योंकि मेरी वजह से तुम सारी रात वहाँ पर घुटने टेक कर बैठी रही हो, इसलिए तुम्हें सारे का सारा ब्लेम अपने पर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें रिकवर करने में तुम्हारी मदद करना जो तो मेरा फर्ज बनता है। हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने जहाँ पर तुम्हें चेक कर लिया है, मैं तुम्हारा रिजॉल्व देखना चाहता था कि तुम वाकई में मेरी स्टूडेंट बनना चाहती हो, तुमने ये बात साबित कर दी है, तो मैंने तुमसे पहले जो कुछ भी कहा था मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। शुइकियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है स्वर्ण मास्टर लूशुन इस बात का क्या मतलब है, क्या आप मुझे अपनी डिसाइपल बनाने वाले हैं। तो जुंजी से कहता है हाँ मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाने वाला हूँ। पास एक रिंग निकालता और कहता है तो इस रिंग के अंदर वो 9 जैंग पील रखी हुई है और इसके अलावा इसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स भी हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स भी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा कम है, तो तुम इन सभी चीजों को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती हो। तुम मेरे बाकी जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी कल्टीवेशन लेवल तुमसे काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना होगा। साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स पर्सनली भी सिखाने वाला हूँ, तुम उन सारी टेक्निक्स को केयरफुली देखना और उनको याद कर लेना। आज के बाद तुम स्वर्ण मास्टर पीक के ऊपर रहने वाली हो, अगर तुम्हें कोई भी इशू हो तुम किसी वक्त मेरे पास आ सकती हो और आकर मुझसे कंसल्ट कर सकती हो। बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के पास से कियांश भी बहुत ज्यादा मेहनत करेगी ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। मास्टर मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो नेक्स्ट सीन में जब शुइकियान कल्टीवेट करने के लिए बैठी होती है तो हमारा जुंजी उसके पास जाता है। वहाँ पर जाने के बाद हमारा जुंजी एक ड्रीम टेक्निक को यूज करता है, एक ऐसी ड्रीम टेक्निक जिससे वो शुइकियान को उसके सपने में, यानी कि शुइकियान एक सपना ही देख रही होगी लेकिन वो सारे का सारा एक इल्यूजन होगा और
उसे बिल्कुल रियल लग रहा होगा। जुनजी कहता है हालांकि इस ड्रीम टेक्निक को किसी के ऊपर परफॉर्म करना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि शुइकियान की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम है और ऊपर से इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कम है। आसानी के साथ इसको ड्रीम लैंड में पहुंचा सकता है और वहां पर इसको सब कुछ ऐसे लगेगा जबकि सब कुछ असली है। इस ड्रीम डायमेंशन को अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे बना सकता हूँ, इसको मैं वैसे ही डिजाइन कर सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। कोई इस ड्रीम के अंदर चला जाता है तो वो इस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता जब तक मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। तो शुइकियान उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। शुइकियान अपनी आंखें बंद कर रही होती है। जुनजी जहाँ पर शुइकियान का टेस्ट ले रहा है वो सोच रहा होता है कि इस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर से अगर शुइकियान बाहर निकल आती है तो वो इस टेस्ट को पास कर लेगी। कई बार उसका ड्रीम स्टार्ट हो जाता है। शुइकियान जो बाहर बैठी होती है कल्टीवेट कर रही होती है, तो कल्टीवेशन करने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को बढ़ा रही होती है। यहाँ पर बाहर बैठे कल्टीवेट करने के साथ जब उस ब्रेक थ्रू होता है तो ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद भागती हुई जुनजी के पास आती है और कहती है मास्टर मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया। जुनजी उसे कहता है बहुत ही अच्छे है, इसी तरह काम करती रहो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू हासिल करोगे। शुइकियान और भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मास्टर मैं फिर से जाती हूँ। शुइकियान फिर से बाहर चली जाती है। हमारी शुइकियान अभी भी जहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में, तो ड्रीम वर्ल्ड में पूरा एक साल गुजर जाता है। शुइकियान ने फुली अपने वाटर ऑरा को कम्प्लीटली कंट्रोल करना सीख लिया है, वाटर स्वर्ड स्टाइल को भी यूज कर सकती है। के दूसरे साल उसने जुनजी के पर्सनल साइकिल को ज्वाइन किया, वहाँ पर उसने बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा और साथ में उसने स्वर्ड मास्टरी के 4th लेवल को भी अचीव कर लिया। तो शुइकियान ने अपने तीसरे साल में गेट के सुपरवाइजर के रोल को एक्सेप्ट किया और वहाँ पर इन सभी लोगों की सुपरवाइजर बन गई। यहाँ तक कि बाकी के सभी लोग भी उसे बहुत ज्यादा मानते थे, वो सभी लोग भी उसे मास्टर मानते थे। शुइकियान अपने ड्रीम वर्ल्ड में पूरे 6 साल गुजार देती है। पूरे 6 साल गुजरने के बाद यहाँ पर एक बीस्ट राइड आई हुई है। वहाँ पर हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वहाँ पर आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो इनके पर अटैक कर रहे हैं। शुइकियान यहाँ पर अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ होती है और उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रही होती है। शुइकियान अपने लोगों से कह रही होती है हमारी शिफ्ट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, हमारी शिफ्ट के खत्म होने के बाद अगली शिफ्ट यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो बाकी के लोग आकर इन सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स का मुकाबला करेंगे, सभी को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सभी डिसाइपल्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो सभी लोग कहते हैं जब से यहाँ पर ये बीस्ट राइड स्टार्ट हुई है 2 साल पहले ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने एक भी रात सुकून की नहीं गुजारी है। शुइकियान से कहते हैं सिस्टर शुइकियान अगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं होता, तुमने हमारी जान नहीं बचाई होती, तुम यहाँ पर नहीं होती तो हम सभी लोग कब के मारे गए होते। एक बार उन्हें फिर से मॉन्स्टर्स की आवाज आती है, तो आसमान के ऊपर भी मॉन्स्टर्स उड़ रहे होते हैं जबकि ग्राउंड के ऊपर भी मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं लगता है कि मॉन्स्टर्स फिर से आ रहे हैं, दोबारा से बीस्ट राइड आ रही है। शुइकियान उनसे कहती है जल्दी से स्प्लिट हो जाओ, अपनी फोर्सेस को 3 हिस्सों में तकसीम करो, हम लोग यहाँ पर इस अटैक को दोबारा से ब्लॉक कर सकते हैं, इस अटैक को रोक सकेंगे। तो शुइकियान फिर से वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना स्टार्ट करती है। सभी लोग मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो शुइकियान वहाँ पर लू किंगजान से पूछती है मुझे ये बताओ कि मास्टर कहाँ पर है। वो उसे कहती है तो किंगजान उसे कहती है मास्टर हमारे लिए काफी ज्यादा परेशान थे कि हम लोग इस बार मॉन्स्टर्स के बीस्ट राइड को नहीं रोक पाएंगे। वो गूजान को अपने साथ लेकर मॉन्स्टर्स के हाइव में चले गए हैं, वो उनकी केव में गए हैं ताकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स को जड़ से मुकाया जा सके। ये सुनने के बाद शुइकियान और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मैं अभी वहीं पर जाती हूँ, और वो भागती हुई जल्दी से उनकी केव की तरफ जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती है। सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर कहती है लगता है कि मास्टर सेफ है, उन्होंने इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। तो वो केव के अंदर जाती है। जब वो केव के अंदर जा रही होती है तो वहाँ पर सामने हमारा जुनजी होता है। जुनजी का एक बाजू कट चुका होता है, जुनजी वहाँ पर जख्मों से चूर होता है, वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। भागती हुई जुनजी के पास जाती है और उसे कहती है मास्टर ये सब कुछ कैसे हो गया, हमारी ये हालत कैसे हुई है। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है जल्दी से यहाँ से चली जाओ, अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाकी हैं, मैंने सभी को नहीं मारा। शुइकियान उसे कहती है नहीं मास्टर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, हम लोग यहाँ पर से इकट्ठे जाएंगे। जुनजी उसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ ही मारी जाओगी, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उनके सामने खड़े होते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 176 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 177 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुइकियान अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर होती है जहाँ पर वो जुनजी के पास जाती है। वहाँ पर एक बीस्ट राइड होती है। बीस्ट राइड आने के बाद जब वो जुनजी के पास जाती है, ये एक केव के अंदर होता है जहाँ पर उसका बाजू कट चुका होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो उसे वहाँ से लेकर बाहर की तरफ निकलती है तो बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है हमें यहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा, हम चारों तरफ से यहाँ पर सराउंड हो चुके हैं, इन मॉन्स्टर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, तुम अभी भी निकल कर जा सकती हो, मेरे तो बचने का कोई चांस भी नहीं है। शुइकियान उसे कहती है लेकिन मास्टर मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शुइकियान उसे कहती है मेरी हालत बचने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, मतलब ये है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर बचाकर ले भी जाती हो तब भी मैं वहाँ पर बाहर जाकर मर जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए तुम मेरे पर अपनी टाइम को वेस्ट मत करो, ना ही अपनी लाइफ को मेरे लिए यहाँ पर बेकार करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो वो मॉन्स्टर्स भागते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शुइकियान अपनी पावर्स को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। वो हमारे जुनजी से कहती है तो तुमने मेरी जान
बचाई थी जानचियान स्वॉर्ड वैली में, जहाँ पत्थर मेरे पर गिर रहे थे। उस वक्त तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो आज मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं होती। तुम ही ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया था और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम ना सिर्फ मेरे सेवियर हो बल्कि तुम मेरा प्यार भी हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकती। तो हमारा जुनजी उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ डिटेल्स निकाली है। मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था कि तुम कहाँ से आई हो। तुम एक छोटे से सिटी क्लाउड सिटी से आई हो जहाँ का तुम्हारा शुई फैमिली के साथ ताल्लुक है। मैंने सुना है कि तुम्हारी 16 साल की उम्र में एक एंगेजमेंट हुई थी। 16 साल की उम्र में तुम्हें चू फैमिली के एक लड़के के साथ शादी करके जाना था, लेकिन तुमने उस लड़के की बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंसल्ट की थी। उस लड़के की फैमिली की रेपुटेशन को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज किया और तुमने उसकी मैरिज को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से लड़के बेचारे का दिल टूट गया। विज्ञान उसे कहती है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। जुनजी उसे कहता है, ये बात भी सच है कि जब तुमने उस लड़के को रिजेक्ट किया था तब वो एक लड़का ट्रैश हुआ करता था, यानी कि वो किसी काम का नहीं था, वो बिल्कुल बेकार था। ना मुझे लगता है कि वो एक वॉरियर बन चुका है जिसका पूरी पूरी क्लाउड डायनेस्टी में नाम है, सभी लोग उसे जानते हैं। तुमने उस लड़के को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक कचरा था और कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वक्त मेरी कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मेरा एक बाजू काट चुका है। तुम मुझे भी क्या उस लड़के की तरफ फेंक दोगी जिस तरह तुमने उस लड़के को फेंक दिया था, यानी तुमने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया था। क्या उसे कहती है, नहीं तुम मुझसे काफी ज्यादा अलग हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लड़के के साथ जो मेरी शादी होनी थी वो तो मेरी फैमिली ने सेटअप की थी, इसी वजह से मैं उस लड़के को ना तो पसंद करती थी और ना ही मेरा उस लड़के के साथ ऐसा कोई भी रिलेशनशिप था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उस लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना ठीक नहीं था। उस लड़के के साथ मेरी किस्मत का जुड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसी वजह से मैंने उस लड़के को रिजेक्ट किया था। मकसद सिर्फ इतना था कि मैं उस लड़के को रिजेक्ट कर दूं और जिन भी डिल्यूशंस में वो लड़का रह रहा है वो उनसे बाहर निकल आए। इसके लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि अचानक से उसके लिए ये सब कुछ हो गया, उसको मैंने छोड़ दिया। रही बात उस लड़के की इतने ज्यादा स्ट्रगल करने की, तो इस सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, सब कुछ तो फैमिली मैटर्स थे और मेरा उस लड़के के साथ प्यार का कोई भी रिलेशन नहीं था, मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती थी। जुनजी उसे कहता है, तो अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई। के साथ ही हमारा जुनजी ड्रीमलैंड से उसे बाहर निकाल लेता है। तो वहाँ पर ड्रीमलैंड से जब बाहर निकलती है तो शुइक्यान अपने बिस्तर पर होती है, वो उठकर बैठ जाती है और कहती है, मास्टर मास्टर तुम कहाँ पर हो? वो कहती है, जी क्या, मैं यहाँ पर कहाँ पर से आ गई, मैं अपने बिस्तर के ऊपर कहाँ से आई हूँ। उठकर बैठ जाती है और वहाँ पर अपने बारे में सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। मैंने पूरे 6 साल गुजार दिए, मैंने वहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस को हासिल किया, मेरा कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन के साथ मैंने काफी अच्छे पल गुजारे हैं। तो मतलब ये था कि वो सारे का सारा एक सपना था, अभी तक मैं जो भी देख रही थी वो एक सपना था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, हमारा शुंजी अंदर आता है, वो अपने मास्टर को देखकर काफी हैरान भी होती है और खुश भी होती है। साथ ही वो उठकर खड़ी हो जाती है, हमारे शुंजी से कहती है, मास्टर आपकी डिसाइपल आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे बचाया और साथ में आपने मुझे अपना स्टूडेंट भी बना लिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शुंजी से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके बाद से तुम मेरी 7th पर्सनल डिसाइपल हो, उसके बाद से तुम मुझे अपना मास्टर कह सकती हो। विज्ञान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, जी मास्टर। शुंजी से कहता है, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। तुम्हारा शुंजी अपने साथ लेकर उसे बाहर आता है जहाँ पर उसके बाकी के साइड डिसाइपल खड़े होते हैं। हमारा शुंजी वहाँ पर पहुंचने के बाद उनमें से लूलिंग, गुजान और साथ में ली फैन, उन तीनों से कहता है, तुम तीनों जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो तीनों जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और साथ में शुइक्यान होती है। चारों हमारे शुंजी के सामने खड़े होते हैं। तो हमारा शुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर को रिलीज करता है, उनके माथे के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ उनकी जो मार्शल स्पिरिट्स होती है उनको रिलीज करवाता है। ज्ञान की मार्शल स्पिरिट रिलीज होती है तो वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मैनिफेस्टेशन है स्वॉर्ड इंटेंट हो रहा की, ये तीनों की बॉडी के अंदर से भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि हमारे शुंजी ने उन तीनों की जो एनर्जीज है उनको कंबाइन कर दिया। इसी के साथ ही उन लोगों की मार्शल स्पिरिट्स भी वहाँ पर रिलीज होती है और तीनों की मार्शल स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। लू किंगजान कहती है, ये तो यहाँ पर इन तीनों की स्वर्ड फॉर्मेशन की कम्बिनेशन हो रही है, मतलब यह है कि ये चारों मिलकर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद एक फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं, यानी कि ये 4th फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारा शुंजी कहता है, बाकी के बच्चे तुम सभी लोगों की भी यहाँ पर पावरफुल फॉर्मेशन के साथ मदद होनी है। शुंजी उन चारों से कहता है, तुम लोगों के साथ मैंने यहाँ पर तुम्हें जो एक फॉर्मेशन बनाना सिखाई है उसको हम लोग 4 बिशप फॉर्मेशन कहते हैं, कि हम लोग इसे 4 लोगों की एनर्जी के साथ बनाने वाले हैं, इसी वजह से 4 बिशप फॉर्मेशन इसे कहा जाता है। इस फॉर्मेशन की मदद से तुम लोग अपनी कोर्स को सोलिडिफाई कर सकते हो और साथ ही अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा तेज कर सकते हो। उसे हमारे शुंजी से कहता है, बॉस तुमने यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर से भी एनर्जी को रिलीज करवाया, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर 7 लोग हैं, लोगों के साथ तुमने फॉर्मेशन को क्रिएट करवाया, क्या हम 3 लोग भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बना सकते हैं? क्या हम लोग इस फॉर्मेशन के साथ कंपैटिबल हैं? शुंजी उनसे कहता है, हाँ तुम सभी लोग नेचुरली इस फॉर्मेशन के साथ कंपैटिबल हो। तीनों के साथ मैं एक अलग फॉर्मेशन बनाने वाला हूँ, तुम तीनों के साथ जो फॉर्मेशन बनेगी उसे 3 नाइट फॉर्मेशन कहा जाता है। शुंजी उनसे कहता है, तुम्हारी जो 4 बिशप फॉर्मेशन और 3 नाइट फॉर्मेशन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इससे एक बहुत ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल बनती है। तुम सभी लोगों ने इन दोनों फॉर्मेशंस को कंबाइन करना सीख लिया, तो मुझे लगता है कि तुम लोग हाई क्वालिटी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन जैंग्राम के एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी का मुकाबला आसानी से कर पाओगे। उसके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर तुमने कहा कि हम लोग बहुत ही पावरफुल और सुपीरियर मास्टर्स के साथ इससे मुकाबला कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, क्या वाकई में हम लोग ऐसा कर पाएंगे? हम लोग इसको सीखना चाहेंगे। शुंजी उन लोगों से कहता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इन दोनों फॉर्मेशंस को आपस में कंबाइन किया जा सकता है। जब इन दोनों फॉर्मेशंस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इसके साथ एक और फॉर्मेशन बनती है जिसको हम लोग 7th
7 स्टार फॉर्मेशन कह सकते हैं। 7 स्टार फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। वो उन्हें एक फॉर्मेशन बनाकर दिखाता है तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जुंजी उनसे कहता है ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। वो सभी लोग जल्दी से हमारे जुंजी के सामने झुक जाते हैं तो हमारा जुंजी उन सभी को वहाँ पर गाइड करता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन को बनाना सीख सकते हैं। सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, हमें अच्छी तरह से समझ आ गई कि हमें क्या करना है। हमारा जुंजी अपने पास एक स्क्रॉल निकालता और कहता है इस स्क्रॉल के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। आउटर गेट में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा काबिल हैं। चाहता हूँ कि तुम उन सभी स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लो, उन सभी को ये फॉर्मेशंस और दूसरी चीजें सिखाओ। तो सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, जैसा आपने काम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो उन सभी के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जुंजी कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालता और कहता है तो अब वक्त आ चुका है जहाँ पर अपने कॉल्ड्रॉन को यूज करने का। अपने कॉल्ड्रॉन को यूज करते हुए वहाँ पर पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ ही उसका कॉल्ड्रॉन फट जाता है, कॉल्ड्रॉन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमारे जुंजी ने वहाँ पर पिल को कंप्लीट कर लिया। तो हमारे जुंजी के पास अब एक पिल होती है। वो उस पिल को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है पर्पल स्पिरिचुअल पिल है। लेवल 6 की पिल इतनी ज्यादा पावरफुल पिल है कि इसके लिए पास इसका कॉल्ड्रॉन था वो भी टूट गया इस पिल को बनाने के दौरान। इस पिल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। मेरे करंट लेवल के साथ इस पिल को बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कर लिया। हमारे जुंजी ने जहाँ पर पर्पल पिल को तो बना लिया है, ये पिल उसने मास्टर जिन के लिए बनाई है। उसके बाद वो अपने पास है जिन और जैंग रास को निकालता और कहता है तो अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है तो उसके लिए मुझे एक बहुत ही पावरफुल कॉल्ड्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉल्ड्रॉन की जरूरत है ताकि मैं एक पिल बना सकूं। लगता है कि मुझे इक्विपमेंट हॉल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर से कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे मिल सकते हैं जिनकी मदद से मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। जुंजी वहाँ से सीधा इक्विपमेंट हॉल की तरफ चला जाता है। वो इक्विपमेंट हॉल में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी तलवारें होती हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो हमारा जुंजी अपने पास से ब्लैक टोकन निकालता है और उनके सामने कर देता है। वो सारी की सारी तलवारें पीछे हट जाती हैं। ब्लैक टोकन का मतलब यह है कि वो कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर आसानी से जा सकता है। ग्रैंड मास्टर ने इसे इजाजत दी हुई है। जुंजी वहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है इक्विपमेंट हॉल के अंदर मैं आ तो क्या हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर वो सही चीज मिलेगी जिसको मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं। जुंजी जैसे वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो मास्टर चैंग और उसके साथ मास्टर किन वो दोनों वहाँ पर किताबें पकड़कर खड़े होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों नॉर्मल एल्डर्स बन चुके हैं। वजह से वो लोग इक्विपमेंट हॉल में काम कर रहे हैं। दोनों ही हमारे जुंजी को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। मास्टर चैंग कहता है ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। दोनों यहाँ पर इसके सामने किस तरह काम कर रहे हैं, बुक्स उठाकर फिर रहे हैं। हम दोनों स्वर्ड मास्टर हुआ करते थे, लेकिन इस कमीने की वजह से हम लोग यहाँ पर नौकर बने हुए हैं। मास्टर किन सोच रहे होते हैं, लगता है कि ये अंदर से हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा, ये अंदर से हंस रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर किस तरह मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। जुंजी उन दोनों के पास से चुपचाप गुजर जाता है। मास्टर चैंग उसे गाली देते हुए कहते हैं तुम कमीने कहेंगे। सुनते ही हमारा जुंजी मास्टर चैंग के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। मास्टर किन क्या मुंह चिल्लाकर उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर चैंग को थप्पड़ मारने की। हमारा जुंजी उसके मुंह पर भी एक थप्पड़ मारता है तो मास्टर किन भी वहीं पर गिर जाते हैं। वो दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ पर नीचे बैठे होते हैं। तो जुंजी उनसे कहता है तुम दोनों का दिमाग खराब है, तुम दोनों सिर्फ यहाँ के एल्डर्स हो जो कि यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए, और मेरे जैसे एक स्वर्ड मास्टर के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बात करने की। इसी में जहाँ पर आया तुम लोगों को मेरे सामने झुककर ग्रीट करना चाहिए था, बल्कि तुम लोगों ने तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर दी। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लूजन मुझे लगता है कि आपको इनको जाने देना चाहिए, इनको और ज्यादा सजा ना दें, ये इनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ये दोनों तो आपसे पहले से ही दुश्मन है। जुंजी से कहता है वैसे तो मैं कभी भी किसी को भूली नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो मैं उसको जमीन के अंदर गाड़ कर ही रहता हूँ। जुंजी कहता है अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर छोड़ भी देता हूँ तो ये दोनों बिल्कुल भी आगे से ग्रेटिट्यूड शो नहीं करवाने वाले, यानी कि ये मुझे फिर भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मैं इनको छोड़ देता हूँ तो ये मुझे बहुत ही लाइटली लेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर इनको सजा तो देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे। इसी वक्त तुम्हारा स्वर्ड मास्टर बाइली भी वहाँ पर आ जाता है। स्वर्ड मास्टर बाइली दूसरे एल्डर से कहता है एल्डर आप तो लगता है काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, जो आप यहाँ पर सिचुएशन को भी नहीं समझ रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एल्डर भी बाइली के सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है स्वर्ड मास्टर बाइली मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं। स्वर्ड मास्टर बाइली सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये एल्डर हमेशा से इसी इक्विपमेंट हॉल के अंदर ही रहा है और अभी तक स्वर्ड मास्टर लूजन की रेपुटेशन इस तक नहीं पहुंची, इसी वजह से स्वर्ड मास्टर लूजन के साथ इस तरह बात कर रहा है। स्वर्ड मास्टर बाइली उस एल्डर से कहता है एल्डर तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों के पास कोई ऐसा मौका है कि ये दोनों दोबारा से हमारी वेंचियन पवेलियन के स्वर्ड मास्टर बन सकते हैं, वजह से तुम इन दोनों को यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों दोबारा स्वर्ड मास्टर बन सकते हैं, तुम्हें इन्हें डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 177 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 178 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जुंजी जो होता है वो इक्विपमेंट रूम में जाता है ताकि अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स को ले सके। मास्टर चैंग और मास्टर किन भी वहां पर काम कर रहे होते हैं, वो दोनों ही वहां पर उससे बदतमीजी करते हैं। तो हमारा जुंजी उन दोनों को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर एक और एल्डर होता है जो कि हमारे जुंजी को शायद ज्यादा जानता नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इन दोनों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ये दोनों ही एल्डर्स हैं। इसी वक्त वहाँ पर हमारा बाइली भी आ जाता है। तो बाइली वहाँ पर आने के बाद उस एल्डर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों को ग्रैंड मास्टर दोबारा से इनकी
स्वर्ण मास्टर की पदवी भी वापस दे देंगे। तो होने वाला नहीं है। फिर तुम इन दोनों की साइड क्यों ले रहे हो? इन दोनों की साइड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि स्वर्ण मास्टर लूजून की साइड लेनी चाहिए। स्वर्ण मास्टर बाइली आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर बाजू रखते हुए उसे कहता है, तुम्हारे पर सारा ब्लेम बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। मुझे लगता है कि तुमने जहाँ पर इस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ कि ये कौन है। तुम उस मास्टर से कहता है, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम इन दोनों पुराने स्वर्ण मास्टर्स का साथ दोगे तो तुम्हें जहाँ पर कुछ प्रोग्रेस मिल जाएगी, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें जहाँ पर कुछ फायदा होने वाला है। अगर तुम स्वर्ण मास्टर लूजून के खिलाफ जाओगे फिर जहाँ पर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। बाइली उसे कहता है, तुम्हें जहाँ पर हमारे स्वर्ण मास्टर से माफी मांगना होगी, चुपचाप जहाँ पर इससे माफी मांगो। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों के दोनों हमारे लेजेंडरी ऑनरेबल स्वर्ण मास्टर्स हैं। एक का नाम बाइली क्वांगशैंग और दूसरा स्वर्ण मास्टर लूजून है, जिसने पूरी की पूरी वेजियान पवेलियन में हलचल मचाई हुई है। इसके नाम के तो पूरी वेजियान पवेलियन में चर्चे हैं। इससे पहले कि जहाँ पर सिचुएशन मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। तो वो कहता है, मैं अपने यहाँ से जा रहा हूँ। उसे कहता है, स्वर्ण मास्टर बाइली, मुझे सिचुएशन अच्छी तरह से समझ आ गई है, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। तुम दोनों इनके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, ये दोनों ही एल्डर्स अब तुम्हारे पास है। तो वो स्वर्ण मास्टर वहां से चला जाता है और वो दोनों के दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। तो बाइली उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुमने स्वर्ण मास्टर के साथ बदतमीजी किया, तो चलो चुपचाप जल्दी से माफी मांगो। तुम दोनों ने जहाँ पर स्वर्ण मास्टर लूजून से माफी नहीं मांगी, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं, हम इससे माफी क्यों मांगे? इस सब की शुरुआत तो इसने की थी, हम इससे माफी नहीं मांगे, इसलिए हमें थप्पड़ मारा था। बाइली उन दोनों से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों को इससे माफी नहीं मांगनी तो फिर ठीक है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपनी ये वाली जॉब कुछ ज्यादा ही पसंद है और ये बहुत ज्यादा आसान जॉब है। मुझे लगता है कि मुझे जाकर ग्रैंड मास्टर से बात करना होगी। तुम्हें पता है ना कि ग्रैंड मास्टर मेरी बात सुनते हैं, मैं उनसे जाकर बात करूंगा और वो तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब देंगे। मास्टर चैंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो उसे भी गाली देने लगते हैं। मास्टर कीनू से कहते हैं, शांत हो जाओ, अगर यहाँ पर ये बात और ज्यादा आगे बढ़ेगी तो हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हमें यहाँ पर इसके साथ कोऑपरेट करना होगा। मास्टर चैंग वहीं पर गुस्से को शांत करते हैं और फिर साथ ही वो दोनों स्वर्ण मास्टर लूजून से माफी मांगते हैं। वो उसे कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दे, जहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए हम लोग तुमसे माफी चाहते हैं। दोनों माफी मांगने के बाद वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाती है, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू देता है। जुंजी स्वर्ण मास्टर बाइली से कहता है, स्वर्ण मास्टर बाइली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दी। बाइली से कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ रहा था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि ये दोनों हमेशा से तुम्हारे खिलाफ थे। और वैसे भी यहाँ पर मुझे उन दोनों के लिए ज्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो तुम्हारे साथ बहस करते तो तुमने तो उन दोनों को मार देना था। जुंजू से कहता है, स्वर्ण मास्टर बाइली, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कोई इक्विपमेंट्स लेने के लिए आए हो? मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मैं यहाँ पर से तुम्हें इक्विपमेंट्स ढूंढ कर देता हूँ। बाइली से कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी कहता है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बाइली से कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए होगा। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए वहाँ पर अपने पास एक कॉल्ड्रॉन निकालता है। वो उसे कहता है, बाइली से कहता है, मेरे पास एक कॉल्ड्रॉन है, इसको 1000 सन रिफाइनरी कहा जाता है। तुम्हें पता होगा कि इस तरह की 6 आइटम्स की एक सीरीज आई थी, ये उन्हीं में से एक है। अंदर बहुत ही प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है, तुम इसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर तुम्हें एक और चीज भी दिखाई देगी, इसके साथ ऊपर तुम्हें क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा। कॉल्ड्रॉन को यूज करते हुए तुम्हारे पास जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे, तुम उनकी फुल एनर्जी को यूज कर पाओगे। तुम इसमें किसी भी स्पिरिचुअल आइटम को डाल सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। और इसके अंदर से जो वेस्ट है वो 0 वेस्ट निकलता है, यानी कि हर एक चीज को तुम पिल में कन्वर्ट कर सकते हो। शुंजी से कहता है, क्या वाकई में तुम ये वाला कॉल्ड्रॉन मुझे देने वाले हो? मुझे तो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। वो इसे कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा स्पेशल है। ये उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है, तुमने जब मेरी जान बचाई थी, तुमने बेसिकली अपने आप को मेरे सामने पेश कर दिया, यानी कि तुमने वहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। उसके बाद जब जिन ग्रास मैंने तुम्हें दिखाई थी और तुमने मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो जिन ग्रास हर हाल में चाहिए। उस जिन ग्रास के साथ कोई पिल बनाना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें अब कॉल्ड्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपने लिए रखो, तुम इसको यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास जो जिन ग्रास है उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो यांग फ्लावर है, उन दोनों को करने के लिए कोई आम कॉल्ड्रॉन तो यूज नहीं किया जा सकता। तुम चाहे कितने भी आम कॉल्ड्रॉन को यूज कर लो, यहाँ पर इस इक्विपमेंट हॉल के अंदर तो ऐसा कोई भी कॉल्ड्रॉन नहीं रखा हुआ, वजह से मैं अपने पास से तुम्हें जो कॉल्ड्रॉन देना चाहता हूँ। और इसके ऊपर जो हीरा लगा हुआ है, यानी जो क्रिस्टल लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो क्रिस्टल यानी कि सारी एनर्जी को काफी ज्यादा अच्छे से रिफाइन करने में मदद देगा। तो जुंजी से कहता है, तो मैं यहाँ पर और ज्यादा नखरे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल्ड्रॉन के लिए। बाइली से कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुंजी बाइली से वो गिफ्ट लेने के बाद सोच रहा होता है, जल्दी यहाँ पर 6 सेक्टर कॉम्बिनेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी बाइली यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है। पर से ये मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा था कब मैं यहाँ पर कॉल्ड्रॉन लेने के लिए आऊँ, और इसने मुझे अपना कॉल्ड्रॉन भी दे लिया। पता नहीं इसको मुझसे क्या चाहिए, हो सकता है कि ये वाकई में एक अच्छा इंसान हो। सीन हमें मास्टर चैंग और मास्टर किन का दिखाया जाता है। वो दोनों अपने रूम में वापस आते हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। मास्टर चैंग कहते हैं, हमें यहाँ पर एल्डर बने हुए कितने दिन हो गए, हम लोग कब से यहाँ पर मजदूरी जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन अथॉरिटीज हमें भी अभी भी हमारी सजा माफ करने को तैयार नहीं है। हमें हमारे बैच वापस कब मिलने वाले हैं? और जहाँ तक कि बहुत सारे दूसरे एल्डर्स हैं, वो भी हमारे साथ पंगा लेते हैं, वो लोग हमें कुछ भी नहीं समझते। फिर इसी तरह चलता रहा तो मैंने स्वर्ण मास्टर बनने के बाद यहाँ पर जितनी भी इज्जत
कमाई है वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मास्टर कीन उसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लूजन ने हमारे साथ जो करना था वो कर दिया, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। मास्टर चैंग उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। साथ ही कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, यहाँ पर रोना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर मदद ले सकते हैं। हमें पहले वेंशियन पवेलियन में अपने उन दोस्तों से बात करना होगी जो हमारी मदद कर सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है या फिर अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर से मदद ले सकते हैं, हम लोग उस बंदे से भी मदद ले सकते हैं। मास्टर चैंग यहाँ पर ये वाली बात करते हैं। मास्टर कीन काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग उस बंदे से बिल्कुल भी मदद नहीं ले सकते। पता है ना, अगर ये सब कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया तो वो बंदा हमारे सर काट देगा। अगर उस बंदे ने हमें नहीं मारा और ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि हमने उस बंदे से मदद लिया तो वो हमारे सर काट देंगे। मास्टर चैंग उसे कहते हैं लेकिन अगर हमने स्वर्ड मास्टर लू जुन को इसी तरह यहाँ पर दंदनाते फिरने दिया तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सड़क पर भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है, अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, साथ ही अपने अपमान का बदला लेना है। इस तरह की छोटी मोटी बातों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। अगर मेरा सर कटता है तो कट जाए, लेकिन मैं यहाँ पर स्वर्ड मास्टर लू जुन को मरवा के रहूंगा। हमें स्वर्ड पीक का दिखाया जाता है, यानी हमारे जुंजी के घर का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी अपने रूम में जाता है और अपने पास से जिन ग्रास और जैंग फ्लावर को निकालता है। उन दोनों को निकालने के बाद अपने कॉल्ट्रॉन के अंदर डाल देता है, साथ ही अपनी फिनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है मुझे लगा ही था कि ये वाला कॉल्ट्रॉन इन दोनों आइटम्स को संभाल पाएगा। ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल लेजेंडरी आइटम है, ये इन दोनों को यहाँ पर रिफाइन करने के लिए ठीक रहेगा। जुंजी वहाँ पर अपनी फिनिक्स की फायर के साथ उसको एक्टिवेट करता है और इसी के साथ ही वो कहता है लो मैंने पिल बना ली। जुंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं एक लेवल 8 का पिल रिफाइनर हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेवल 8 का पिल रिफाइनर रही होता इस पिल को नहीं बना सकता था। ऊपर से मेरे पास लेजेंडरी कॉल्ट्रॉन है जिसकी मदद से मैंने बड़ी आसानी से पिल को रिफाइन कर लिया। अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो वो कब का इसको फेल कर चुका होता। जुंजी कहता है अब यहाँ पर ये काम पूरा हो चुका है, बहुत ही जल्दी 6 सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे 6 सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट होगा अब उसका इंतजार करना होगा। हमारा जुंजी कहता है जब 6 सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट होगा तो सभी के सभी क्लैंस और सेक्टर्स के लोग वहाँ पर जाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद 9 फ्रोस्ट पैलेस का कोई बंदा जरूर मिलेगा। 9 फ्रोस्ट पैलेस से वहाँ पर कोई ना कोई तो आया होगा, मुझे लूजियां की खबर जरूर मिल सकती है, मैं अपनी वाइफ के बारे में जान सकता हूँ। सीन में बाहर का दिखाया जाता है, ग्रैंड मास्टर अपने सामने हमारे जुंजी को खड़ा करके उसे कहते हैं 10 दिन रह चुके हैं, ग्रेड 6 सेक्टर ग्रेड कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, हमें कम से कम 10 दिन पहले निकलना होगा, तब हम लोग एंशिएंट स्टार सिटी में पहुंच पाएंगे। हमारा जुंजी से कहता है ग्रैंड मास्टर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तब मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ पर पहले आगे निकलना चाहूंगा। मैं आपसे अलग जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, रास्ते की मुश्किलात को पार करते करते मैं अपनी बॉटलनेक को पार कर सकता हूँ और मैं कल्टीवेशन कंप्लीट कर सकता हूँ, यानी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। तो किंग जियान उसे कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता भी है कि रास्ता कितना ज्यादा डेंजरस है, ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरों से भरी हुई है। एंशिएंट स्टार सेक्टर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अकेले जा सको, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमारी पवेलियन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारा जुंजी उनसे कहता है तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि पवेलियन लॉर्ड मुझे जाने की इजाजत दे देंगे। और रही बात 6 सेक्टर कंपटीशन की, तो मैं टाइम के ऊपर 6 सेक्टर कंपटीशन के लिए एंशिएंट स्टार सेक्टर में पहुंच जाऊंगा, मैं आपको इस बात का वादा देता हूँ। बाइली भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों एक साथ निकलते हैं। जुंजी उसे कहता है नहीं, मेरे इस ट्रिप का मकसद ही यही है कि मुझे ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना है, ताकि मैं बॉटलनेक को पार करके ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकूं। इसके लिए मुझे अकेले जाना होगा, तुम मेरे साथ रहोगे तो इससे मुझे पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि रास्ते की सारी मुश्किलात को तो तुम ही मेरे साथ मिलकर कर दोगे, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा। तो बाइली से कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ चलना है। इसी के साथ ही हमारे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उसे बीच में रोक देते हैं और कहते हैं मैं स्वर्ड मास्टर लू जुन की बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर स्वर्ड मास्टर लू जुन कह रहे हैं कि उन्हें अकेले जाना है तो उन्हें अकेले जाने देना चाहिए। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन टाइम के ऊपर एंशिएंट स्टार सेक्टर में पहुंच जाना। लेकिन जाने से पहले वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर एक स्वर्ड का मार्क बना देते हैं और उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे हाथ के ऊपर स्वर्ड सील कंटेन कर दी है। स्वर्ड सील के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि तुम इस एनर्जी को एक साथ रिलीज करते हुए किसी बहुत ही पावरफुल दुश्मन को हरा सकते हो। तुम्हें रास्ते में कोई बहुत ही पावरफुल दुश्मन का सामना होता है, तुम्हें खतरा महसूस होता है, तुम इस एनर्जी शील्ड को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि अगर तुम्हारा सामना किसी जिन जैंग ग्राम के 5th लेवल के बंदे के साथ होता है, तुम इसे एक बार एक्टिवेट करके उस बंदे को आसानी से हरा सकते हो। लेकिन इसकी ड्रॉबैक यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम्हारा सामना किसी खतरनाक बंदे से होता है, तुम्हें इसको यूज करना पड़ जाता है, तो एक बार यूज करने के बाद तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी एक्सपीडिशन को खत्म करना होगा, एंशिएंट स्टार सेक्टर में पहुंचना होगा। जुंजी से कहता है पवेलियन मास्टर आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाए, मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा, कोई मुश्किल हुई तो मैं इसको जरूर यूज करूंगा। इसके साथ ही हमारा जुंजी अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकल जाता है। तो हमारा जुंजी पहले वहां से निकल गया है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 178 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी यहाँ से पहले निकलकर क्या करने वाला है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 179 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जुंजी पवेलियन मास्टर से कहता है कि मुझे पहले जाना है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं, कि रास्ते की मुश्किलात को मैं अकेले सामना करूं और मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद मिलेगी। पवेलियन मास्टर से जाने की इजाजत दे देते हैं, वो अपना ड्रैगन लेकर निकल जाता है। तो उसके बाद मास्टर अपने बाकी के लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोगों को भी निकलना है। तो वो सभी लोग भी अपने अपने बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग भी यहाँ से चले गए। सभी लोगों के चले जाने के बाद हमारा जुंजी यहाँ पर वापस आता है। हमारा जुंजी वापस से वेंजियान पवेलियन में आता है और कहता है एक्शन करने का टाइम आ चुका है। तो हमारा जुंजी अब यहाँ पर जी बार्किन को लूटने वाला है। वो जल्दी से वेंजियान पवेलियन के अंदर जाता है। उसने ब्लैक स्वॉर्ड पहनी होती है ताकि ब्लैक स्वॉर्ड के साथ वो अपने स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट कर सके। ऐसे वो मेन हॉल के अंदर चला जाता है और कहता है यहाँ पर तो किसी ने मुझे नहीं देखा और मैं बड़े आराम से यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। तो उसकी ब्लैक स्वॉर्ड वहाँ पर जाओही में चेंज होती है और जाओही उसे कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे यूज करते हुए तुम्हें इतनी ज्यादा पावर मिलेगी कि कोई भी तुम्हें देख क्या कर सकेगा, तुम यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हो। मैं तुमसे इसी बारे में तो बात कर रही थी कि तुम मुझे हमेशा यूज किया करो, मुझे इस्तेमाल करने से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलती है। इसके साथ हमारा जुंजी जाओही को वापस अपनी बॉडी में रख लेता और कहता है चलो अब वक्त आ चुका है। हमारे जुंजी के हाथ के ऊपर ग्रैंड मास्टर ने जो एक सील लगाई थी, जो एक तलवार की सील थी, हमारा जुंजी कहता है ग्रैंड मास्टर बड़े चालाक इंसान है, उसने मेरे हाथ के ऊपर यह सील इसलिए लगाई थी ताकि मैं यहाँ पर कहीं भी जाऊँ मुझे ट्रैक कर सके। इस सील की मदद से वो मेरे पर नजर रख सकता था, लेकिन मैंने इस सील को कंसील कर दिया है। शायद उसे नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर इस सील को कंसील कर सकता हूँ। अब चाहे मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, उसे मेरी लोकेशन के बारे में कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। हमारा जुंजी कहता है मैंने पूरे 1 साल तक इस दिन का इंतजार किया है, अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ग्रैंड मास्टर यहाँ से जा चुका है, तो अब पूरे के पूरे वेंजियान की हजारों साल की जो लेगेसी थी वो सारी की सारी मेरे होने वाली है। उनका जितना भी खजाना है वो सारे का सारा मेरा हो जाएगा। मैं एक एक चीज लूट लूंगा, मैं कोई एक चीज भी नहीं छोड़ने वाला। और वो आगे बढ़ता है, मेन हॉल में जितनी चीजें रखी होती है उन सारी की सारी को अपनी रिंग के अंदर रखना स्टार्ट करता है। पर बुक्स पड़ी होती है, वहाँ पर स्क्रोल्स पड़ी होती है, वहाँ पर खजाना पड़ा होता है, वो सारे का सारा उसकी रिंग के अंदर आ जाता है। कहता है चलो यहाँ पर ये सब कुछ तो हो गया, जल्दी से मुझे 100 टूल पैलेस में जाना होगा, बाद मुझे मेडिसिन सेंटर में भी जाना होगा, मुझे शांजियान वैली में भी जाना है, जहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, यानी जितने भी यहाँ पर जगह है वहाँ पर जाऊंगा, एसोसिएशन में भी जाऊंगा और वहाँ से सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी उठा लूंगा। उसके बाद हमारा जुंजी इक्विपमेंट रूम में जाता है, वहाँ पर जितनी तलवारें होती हैं वो सारी की सारी तलवारों को भी अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। जुंजी जब वहाँ पर होता है तो उसी वक्त उसके पास जो वेंटाइन आर्म गार्ड होता है वो रेजोनेट करता है। तो वो कहता है ये क्या, लगता है कि मेरे वेंटाइन आर्म गार्ड का कोई टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है, उस टुकड़े को भी ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मुझे यहाँ पर इसका कोई और टुकड़ा मिल जाता है। तो वो आगे की तरफ बढ़ता है तो सामने एक हाल के अंदर सामने एक मूर्ति पड़ी होती है और उस मूर्ति के ऊपर उसे कंधे की शील्ड और साथ में बाजू का एक हिस्सा मिलता है। वो कहता है ये तो वाकई में वेंटाइन आर्म गार्ड का हिस्सा है। ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स एक साथ मिल जाने से वेंटाइन आर्म गार्ड को अगर मैं उसके साथ मर्ज करूंगा तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही इसकी डिवाइन एबिलिटीज भी पहले से ज्यादा बढ़ेंगी। तो हमारा जुंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, यानी कि अब जबकि मैं इस वेंटाइन आर्म गार्ड के 2 टुकड़े इसके साथ और जोड़ूंगा तो उसके बाद में ब्लैक स्वॉर्ड को आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा, यानी ब्लैक स्वॉर्ड मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस वेंटाइन आर्म गार्ड की मदद से को आसानी से यूज कर सकता हूँ। जुंजी उन दोनों टुकड़ों को भी अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है मैं इस वक्त वेंजियान पवेलियन के मेन हॉल के अंदर हूँ, यहाँ पर कोई एल्डर किसी वक्त भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर तो इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकता, मर्ज नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इनको रख लेता हूँ और बाद में आराम से बैठ कर इनको अपने वेंटाइन आर्म गार्ड के साथ मर्ज कर लूंगा। जुंजी कहता है किसी सियाने इंसान ने कहा था कि हमें ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, अब जबकि मैंने इनका पूरे का पूरा खजाना लूट लिया है तो बदले में इनको भी कुछ दिया जाना चाहिए। जुंजी अपने पास एक स्क्रॉल निकालता और कहता है अब मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ तो मैं इनको एक बहुत ही जेनरस सा गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जब ये लोग वापस आएंगे तो वो इस गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जुंजी उस स्क्रॉल को वहाँ पर फेंकने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद हमारा जुंजी वेंजियान पवेलियन को जहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है वो स्पिरिचुअल वेन्स की तरफ जाता है और कहता है पर तो बहुत सारी स्पिरिचुअल वेन्स हैं, इनमें तो काफी ज्यादा एनर्जी है। एक बार हमारे जुंजी को एक स्पिरिचुअल वेन दिखाई देती है। हमारा जुंजी कहता है ये वाली पाथवे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, कि मैंने सोचा था स्वर्ण माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी है और ये सारी की सारी एनर्जी यहीं से निकलती है। बहुत ही जल्दी वेंजियान पवेलियन की जो फाउंडेशन की एनर्जी है वो सारी की सारी मेरी होने वाली है। उसी वक्त हमारे जुंजी के पास उसका जो स्पिरिट स्नेक होता है वो बाहर निकल आता है। जुंजी से कहता है बैंक्शन पाइथन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर अचानक से बाहर निकल आए, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा पसंद आई है, तुम्हें ये वेन्स चाहिए। जुंजी उससे पूछता है क्या वाकई में तुम्हें ये स्पिरिचुअल वेन्स चाहिए, तो वो स्नेक आगे से काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता, हाँ मुझे ये चाहिए। कहता है तो फिर जाओ जाकर ले लो, ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी हुई, तुम इसको अब्सॉर्ब कर सकते हो। तो वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ सामने की तरफ चला जाता है ताकि वो स्पिरिचुअल वेन्स को अब्सॉर्ब कर सके। जी कहता है लेकिन मेरे पर एहसान करना, यहाँ पर जो अर्थ स्पिरिचुअल पाथवे और उसके साथ डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी वाली वेन है उन दोनों को छोड़ देना, बाकी सारी की सारी तुम अपने लिए रख सकते हो। एक्शन पाइथन भी उसे इशारा करते हुए कहता है ठीक है बॉस, मैं बाकी की सारी ले लेता हूँ, बाकी वो दोनों तुम्हारी हुई। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक्शन पाइथन भी उसके साथ ही होता है, वो वहाँ पर उसको स्पिरिचुअल वेन्स को अब्सॉर्ब करने में उसकी मदद करने वाला है। तो जुंजी जब वहाँ पर स्पिरिचुअल वेन्स को सर्च करता है और उनको अपने लिए हासिल करने की कोशिश करता है, आगे से काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रही होती है। जुंजी कहता है ये तो यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन्स मेरी तरफ आ ही नहीं, मैं इनको कैसे यहाँ पर अपने पास रख सकता हूँ। साथ ही बैंक्शन पाइथन अपनी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी
एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी के साथ स्पिरिचुअल वेन्स को हमारे जुंजी की तरफ ले आता है। तो हमारा जुंजी स्पिरिचुअल वेन को अपने पास कंडेंस कर लेता है और कहता है जिस बीस्ट ने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ उस एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि मैं यहाँ पर इसको आसानी के साथ एक पिल में कन्वर्ट कर सकूं। उसी वक्त मैजियन पवेलियन के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ महसूस होता है। वो एक दूसरे स्टूडेंट से कहता है क्या तुमने कुछ महसूस किया? दूसरा से कहता है क्या महसूस किया? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जुंजी कहता है जबकि मैंने यहाँ पर से स्पिरिचुअल वेन्स को ले लिया और बाकी की सारी स्पिरिचुअल वेन्स को मेरा स्नेक ऑब्जर्व करने वाला है। मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी मैजियन पवेलियन को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अब उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी कम रह जाएगी तो बाकी के सभी एल्डर्स को पता चल जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हमारा जुंजी निकलने के बाद अपने व्हाइट टाइगर को बुलाता है, उस व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठ जाता है, कहता है चलो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारा जुंजी कहता है बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मुझे अपनी फैमिली से जाकर मिलना होगा। उन सभी लोगों को देखता हूँ कि वो सभी लोग पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं। तो हमारा जुंजी वहाँ से सीधा क्लाउड डायनेस्टी की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ से सीधा हमारा जुंजी ल्यूजुन इंपीरियल कोर्ट में पहुंचता है जहाँ पर हमारे जुंजी की फैमिली रहती है। जुंजी जब वहाँ पर बाजार में पहुंचता है तो कहता है पूरा 1 साल गुजर चुका है। पूरा 1 साल पहले मैं जहाँ पर छोड़कर गया था, लेकिन यहाँ पर अब पहले से ज्यादा तरक्की हो चुकी है। पर गली में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, एक लड़का दूसरे से कहता है मैंने सुना है कि युन टैंग मर्चेंट गिल्ड वाले कुछ नई चीजें यहाँ पर बेचने वाले हैं। इस बार वो सिर्फ पिल्स नहीं बेचने वाले बल्कि इस बार स्पिरिचुअल पपेट्स और साथ में कुछ रे फॉर्मेशंस और वेपन्स भी बेचे जाएंगे। दूसरा उसे कहता है मैंने भी इस बारे में सुना है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस बार की ऑक्शन को जो हाउस का मास्टर है वो खुद रखने वाला है। दूसरा उसे कहता है इसी वजह से तो यहाँ पर इतना ज्यादा रश है क्योंकि गिल्ड मास्टर जाहू इस बार खुद वहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर इस ऑक्शन को अनाउंस करेंगे। तो हमारा जुंजिन की बातें सुन रहा था और कहता है क्या जी यहाँ पर चूहू की बात कर रहे हैं? मेरा चूहू क्या वो यहाँ पर आने वाला है? जुंजी भी इस ऑक्शन के लिए वहाँ पर चला जाता है। वो सभी लोग वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। जाहू जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका है वो सामने खड़ा था और सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इवेंट को यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके सामने अपनी पहली आइटम रखता है। जबकि हमारा जुंजी जाहू की तरफ देखने के बाद कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। लगता है ये अर्थ लेवल तक पहुंच चुका है। पहले तो हमारा जुंजी वहाँ पर सोच रहा था, फिर साथ ही वो ऊंची आवाज में बोल देता है। जुंजी कहता है जरा इस लड़के की तरफ देखो तो सही, इसके पास बहुत ही एवरेज सी कल्टीवेशन है और इसकी बॉडी भी एवरेज है। फिर भी पिछले 1 साल में इसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। ये कल्टीवेशन में भी आगे बढ़ा है और बिजनेस में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मैं इस बात से काफी इंप्रेस हुआ। वहीं पर एक लड़का साइड वे पर खड़ा होता है। वो हमारे जुंजी से कहता है ये तो क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम हमारे गिल्ड मास्टर के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते हो। तुम ना ही हमारे गिल्ड मास्टर का नाम इस तरह डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का कहाँ से आया है? ये तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है जो कि हमारे गिल्ड मास्टर के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इस गिल्ड मास्टर के बारे में तो कोई भी यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करता। जहाँ तक सिटी के मेयर भी इसके सामने अपना सर झुकाकर बात करते हैं। ये यहाँ पर युन टैंग गिल्ड मास्टर के सामने इस तरह बातें कर रहा है, लगता है जो मरने वाला है। वो लोग वहाँ पर हमारे जुंजी से बहस कर रहे होते हैं। तो जाहू ऊपर खड़ा होता है, वो उनकी तरफ देखता है। वो हमारे जुंजी को देखता है तो एकदम से पहचान जाता है। वो कहता है ये तो हमारा जुंजी है। तो जल्दी से वहाँ पर नीचे उतर आता है। तो वो लड़का हमारे जुंजी के सामने खड़ा होकर उसे कह रहा होता है कि माफी मांगो। तो हमारा जाहू उस लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। फिर साथ ही जाहू हमारे जुंजी के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है मास्टर जुंजी आपका बहुत बहुत वेलकम, आप वापस आ गए, फाइनली आप वापस आएंगे। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, गिल्ड मास्टर इसके सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर लिन बैठे होते हैं। मास्टर लिन चेस खेल रहे होते हैं तो उनके सामने एम्परर मोवैंग बैठे होते हैं। एम्परर मोवैंग और मास्टर लिन यहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर किसी मूव के ऊपर फंसे होते हैं। एम्परर मोवैंग कहते हैं एल्डर लिन तुम कर क्या रहे हो? आधा घंटा हो गया और तुमने अभी तक अपनी चाल नहीं चली, मैं और कितनी देर तक यहाँ पर रुकूंगा? तो मास्टर लिन कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो मिस लिन कहती है मास्टर लिन मुझे लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रही। मिस नो भी वहीं पर होती है। मिस नो कहती है हालांकि पता है ये मैच काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन मिस्टर लिन अभी भी इस मैच को जीत सकते हैं अगर ये सोच समझ कर खेलेंगे। मैच काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हमारे जुंजी के डैड वहाँ पर होते हैं। वो मिस नो से कहते हैं हम लोग ऑडियंस है, हम लोग सिर्फ मैच देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इनको खुद ही यहाँ पर खेलना होगा। एम्परर मोवैंग कहते हैं लिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फॉरफिट यानी हार मान लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर हार कैसे सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहते हैं अगर जुंजी यहाँ पर होता कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेता, इस तरह के मुश्किल सिचुएशन से निकलने का तरीका वो आसानी से निकाल लेता था। एम्परर मोवैंग से कहते हैं हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, मुझे वो लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है, वो हमेशा इस तरह की सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेता है। इसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। हमारा जुंजी उनसे कहता है मास्टर मोवैंग मास्टर लिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, पता नहीं मैं इस लायक भी हूँ या नहीं। जुंजी जैसे वहाँ पर आता है वो सभी लोग उसको देखते हैं और कहते हैं ये तो हमारा जुंजी है जो तो वापस आ गया। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जुंजी उनके पास आता है, स्पेशली अपने फादर के पास आकर उसे कहता है फादर प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपको पिछले 1 साल से टेंशन में डालकर रखा। फादर उसे कहते हैं हमें सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे कंधे के ऊपर कितना ज्यादा बोझ है, तुम किस मकसद के लिए वहाँ पर गए थे, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। साथ ही फादर उसे कहते हैं मेरे बेटे तुम वापस क्यों आए हो? जितना मुझे अंदाजा है मुझे तो लगता है कि तुम 6 सेक्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हो। क्या बहुत ही
जल्दी एंशिएंट स्टार सेक्टर में होने वाला है। क्या मैंने ठीक कहा? तुम्हारा शुनजिन से कहता हाँ मैं वहीं पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पर बुला ले, मैं सभी से एक ही साथ बात करूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 179 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 180 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था हमारा जुंजी अपने घर वापस आ गया है। घर वापस आने के बाद वो अपने डैड से मिलता है और बाकी सभी से मिलता है। फिर साथ ही उनसे कहता है बाकी के सभी लोगों को भी यहीं पर बुला लो, मैं सभी लोगों से एक ही बार में बात करूंगा। हमारा जुंजी उन सभी लोगों से मिल लेता है। उसके बाद हमारा जाहू हमारे जुंजी को बता रहा होता है क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले जुनटेंग मर्चेंट गिल्ड में बहुत सारे प्रैक्टिशनर आ रहे हैं। वो सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर पिल्स खरीदने के लिए आते हैं, जहाँ पर अपने लिए वेपन्स खरीदने के लिए आते हैं। हमारा जुंजी से कहता है यंग मास्टर यांग जैन और उसके साथ और बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों ने फायर बीस्ट को यूज करते हुए बहुत सारी रेसिपीज को बनाया। पिल रेसिपीज के फार्मूलाज जो आप हमारे लिए छोड़कर गए थे, सभी पिल रेसिपीज के फार्मूलाज के मुताबिक उन पिल्स को बनाते हैं और हम उन पिल्स को बेचते हैं ताकि हमारी पिल्स आसपास की डायनेस्टीज में भी जाती हैं। वो सभी लोग हमारे पास से माल खरीद कर जाते हैं और इसी वजह से हमारा जुनटेंग मर्चेंट गिल्ड काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने लिए बहुत सारे मास्टर्स को रिफाइनर्स के तौर पर चूज किया जो कि हमारे लिए पिल्स आकर बनाते हैं। ताऊ से कहता है इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज्यादा बेस्ट बिजनेस है वो पिल रिफाइनिंग का है, क्योंकि हमारे पास जो मास्टर की है, मास्टर की टियान फैंग, वो सब में से बेस्ट है। वो टॉप लिस्ट के ऊपर आते हैं। हमारा जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा जुंजी सोच रहा था मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी गैर मौजूदगी में जुनटेंग मर्चेंट गिल्ड इतने अच्छे से परफॉर्म करेगा। जुंजी कहता है लगता है कि जाऊ और मिस्किन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की है जुनटेंग गिल्ड को इतना बड़ा बनाने में, जब मैं यहाँ पर नहीं था। हमारा जुंजी चलता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त मास्टर जैंग पीछे से निकलते हैं। वो हमारे जुंजी से कहते हैं लड़के क्या तुमने वहाँ पर कुछ नया सीखा? वेंचेन पवेलियन में जो नया सीखा है हमें भी दिखाओ। मास्टर स्नो पीछे से निकलते हैं और उसे धक्का देते हुए साइड के ऊपर काट देते हैं और कहते हैं मुझे फोर्जिंग के बारे में बताओ, मुझे ये बताओ क्या तुमने फोर्जिंग के बारे में कुछ नया सीखा है? जुंजी से कहता है सभी लोग रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा, शांत हो जाओ, बिल्कुल भी खाली हाथ वापस नहीं आया। तुम में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूं। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बताओ हमें तुम हमारे लिए कौन कौन से गिफ्ट लेकर आओ, चलो जल्दी से दिखाओ। सभी लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा जुंजी अपने पास से सबसे पहले एक पर्पल पिल निकालता है। उस पर्पल पिल को वो मास्टर लिनजुई को देते हुए कहता है मास्टर स्काई जिन ये वाली पर्पल पिल आपके लिए है। ये पिल इतनी ज्यादा स्पेशल है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है। ये पिल बहुत ज्यादा पॉइजनस है, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इस पिल को खाते हैं तो इसके अंदर जो पॉइजन है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा और हर एक मेरिडियन तक जाएगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि पॉइजन ही पॉइजन को काटता है, तो यहाँ पर इस पॉइजनस पिल की मदद से आपकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाला जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। क्या आप इस पिल को लेंगे? तो मास्टर लिन उसके हाथ से वो पिल छीन लेते हैं और कहते हैं तू नहीं, मैं ये पिल लाजमी लूंगा, मैंने इससे पहले अपने बाजू को भी कटवाया है, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, ये छोटी सारी पिल मुझे कितना सा दर्द दे देगी, मैं इसको जरूर खाऊंगा। बाद में शुंजी आगे बढ़ता है और कहता है बंदा कौन है? तो वहाँ पर उसे एक नया बंदा दिखाई देता है। हमारा शुंजी कहता है इसकी शक्ल तो उस जनरल के साथ मिलती है, जनरल ब्लड वू के साथ। साऊ से कहता है हाँ इसकी शक्ल उसके साथ मिलेगी क्योंकि ये उसका रिश्तेदार है, इसका नाम वू शेंग फेंग है। जनरल ब्लड वू अपने पीछे अपनी जितनी जिंगजियान आर्मी छोड़ गया था उस सारी की सारी आर्मी को अब ये कमांड कर रहा है। हमारा शुंजी उनकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ये हमारे साथ है। इसी के साथ ही वो अपने पास से बहुत सारी तलवारें निकालता है। वो कहता है ये तलवारें तुम्हारे लिए काफी रहेंगी, इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन बनाने के फार्मूलाज हैं और ये सारी की सारी तलवारें तुम्हारी आर्मी के लिए हैं। स्पेशल बात यह कि इन सारी की सारी तलवारों के ऊपर स्पेशल मार्किंग्स हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सारे सोल्जर इन तलवारों को यूज करते हुए अपने लिए एक बैटल फॉर्मेशन बना सकते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल बनने वाली है। ये एक परफेक्ट आर्मी के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। साथ ही शुंजी अपने पास एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है ये वाला स्पेशल स्क्रॉल तुम्हारे लिए है। तो वो स्क्रॉल को ओपन करता है, उसके ऊपर स्वर्ड स्टाइल लिखा होता है। वो कहता है ये तो एक बहुत ही स्पेशल स्वर्ड स्टाइल है, क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? शुंजी उसे कहता है हाँ ये बहुत ही स्पेशल स्वर्ड स्किल है। वेंजियन पवेलियन वालों ने स्पेशल स्किल को अपने लिए बनाया था। वेंजियन पवेलियन वाले ये वाला स्किल किसी को भी पास डाउन नहीं करते। फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे फ्लॉज हो सकते हैं लेकिन मैंने इसको पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया। मैंने जो भी इसमें ऐड अप करना था वो इसमें मैं पहले लिख दिया हुआ है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। वू शेंग फेंग उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी आर्मी पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और हम लोग अपनी क्लाउड डायनेस्टी को पहले से भी ज्यादा बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा शुंजी आगे बढ़ता है और उन लड़कियों से कहता है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आया। हमारा शुंजी अपने पास एक स्नो स्वर्ड निकालता है और मिस स्नो को देते हुए कहता है ये एक स्नो स्वर्ड है, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इस तलवार के एट्रीब्यूट स्नो के साथ रिलेटेड है, ये एक किंग लेवल का वेपन है, इसी वजह से ये तुम्हारे लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा, तुम इसको यूज कर सकती हो। मिस 6 सीरीज वाले वेपन्स में से एक वेपन है। साथ ही हमारा शुंजी अपने पास एक ड्रेस निकालता है और मिस किंजिया से कहता है ये भी उन 6 सीरीज वाले लेजेंडरी वेपन्स में से एक है। ये ड्रेस है लेकिन ये तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच खाती है, इस वजह से तुम्हारे पर काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर अपने पास से वो 2 वेपन्स निकालता है, 2 ब्लेड्स होते हैं। ताऊ से कहता है जाहू ये दोनों गनलेट्स तुम्हारे लिए, तुम
उनको यूज कर सकते हो। अपने फादर की तरफ आगे बढ़ता है, अपने फादर को एक पिल देते हुए कहता है, फादर ये वाला जेड का पीस ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये आपके लिए है। बॉडी के अंदर काफी सारे इंटरनल इंजरीज है, ये आपके इंटरनल इंजरीज को हील करने में आपकी मदद करेगा। शुंजी साथ ही अपने पास से बहुत सारी रिंग्स निकालता है और उन सभी लोगों से कहता है, इन सारी रिंग्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स रखी हुई है, वो सारी की सारी यहाँ के लोगों के लिए है। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ सभी लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। मास्टर यांग उन रिंग को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं, ये क्या, इसके अंदर तो बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे फोर्जिंग मटेरियल्स रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने पूरी की पूरी वेंचियन पवेलियन को ही लूट लिया है, क्या तुम सभी को लूट कर ले आए हो? शुंजिन से कहता है, हाँ मास्टर यांग आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पूरी की पूरी वेंचियन पवेलियन को लूट कर ले आया हूँ। यहाँ पर सारे गिफ्ट बांटने के बाद हमारा शुंजी अपने फादर के साथ बैठने के लिए चला जाता है। फादर उसे कहते हैं, लड़के जो तुमने क्या कर दिया, तुमने वेंचियन पवेलियन को कम्प्लीटली लूट लिया है, उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, जहाँ तक कि तुमने उनकी स्पिरिचुअल वेन्स को भी ऑब्जर्व कर लिया। उन लोगों को पता चल गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा शुंजी कहता है, फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी की सारी तैयारी कर रखी हुई है, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता। फादर उसे कहते हैं, मेरे लड़के तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं, जब तुम वहाँ पर थे, तुम पूरा 1 साल वहाँ पर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में भी कुछ पता चला? शुंजी उनसे कहता है, हाँ मैंने अपनी माँ के बारे में काफी कुछ सुना है, और वो सारी की सारी स्टोरी अपने फादर को बता देता है। फादर उसे कहता है, तुम्हारी स्टोरी के मुताबिक क्या तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है? हमारा शुंजी उनसे कहता है, हमारी माँ अभी तक जिंदा है, लेकिन वो जिस जगह के ऊपर उसे रखा गया है वो तो मौत से भी ज्यादा बदतर वाली जगह है, तो मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। फादर उसे कहते हैं, मेरे बेटे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। शुंजी उनसे कहता है, फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को बचा कर लाऊंगा। एंशियंट स्टार सेक्टर और साथ में स्वर्ड पवेलियन ये दोनों एक साथ मिले हुए थे, मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ये इन दोनों ने मिलकर किया है। उस वक्त आप सिर्फ एक छोटे से कबीले का लीडर हुआ करते थे, आप उस वक्त इन दोनों बड़े बड़े सेक्टर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, आप अगर वहाँ पर उनके खिलाफ खड़े भी होते तो आप मर चुके होते। माँ को ये बात पहले से पता थी, इसी वजह से माँ ने आपको ये सारी की सारी बातें पहले नहीं बताई, उन्होंने आपको इस सब में शामिल नहीं किया। फादर उसे कहते हैं, हाँ तुमने ये बात तो वाकई में सच कही है, उस वक्त मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं एंशियंट स्टार सेक्टर के साथ पंगा ले सकूं। तुम्हारी माँ के साथ शादी करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुदकिस्मत की बात थी, और उसके बाद तुम पैदा हुए, और उसके बाद जब तुम पैदा हुए तो मुझे लगा कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे खुशतरीन इंसान हूँ। के फादर उसे कहते हैं, मास्टर चैंग यहाँ पर आया था, उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था, उसके बाद तुम वहाँ पर स्वर्ड पवेलियन में गए और तुमने जाकर उनसे अपना बदला ले लिया, यहाँ तक कि तुम उनका सारे का सारा माल भी लूट कर ले आए हो, ताकि तुमने अपना सारा बदला कंप्लीट कर लिया है। हमारा शुंजी उनसे कहता है, हाँ फादर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो सिर्फ मास्टर चैंग से मेरा बदला था, लेकिन एंशियंट स्टार सेक्टर एंशियंट पवेलियन के लोगों ने मेरी माँ का बहुत ही बुरी तरह से बुरा हाल किया, इन सभी लोगों ने मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इन सभी लोगों को इसका बदला भी चुकाना पड़ेगा, इन सभी लोगों से मैं बहुत ही बुरी तरह से बदला लेने वाला हूँ। मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करने की वजह से मैं उन सभी लोगों को हेल के उस कोने में ले जाऊंगा जहाँ पर वो सभी लोग मौत की भीख मांगेंगे और कहेंगे काश वो पैदा ही न हुए होते। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, मैंने अभी सिर्फ शुरुआत किया, अभी तो बहुत ज्यादा आगे जाना बाकी है। फादर से सारी बातें करने के बाद हमारा शुंजी उस केव में जाता है जहाँ पर उसने लू जैन को रखा हुआ है। हमारा शुंजी लू लैन को देख रहा होता है और कहता है, ये तो अभी तक जहाँ पर उसी तरह सो रही है जैसे मैं 1 साल पहले इसको छोड़ गया था, तो वो एक छोटे से लोटस फ्लावर के अंदर होती है और उसका साइज भी काफी छोटा होता है। हमारे शुंजी की जान बचाते हुए जहाँ पर छोटी हो गई थी। शुंजी वहाँ पर खड़ा होता है तो उसी वक्त मास्टर स्काईलिन और मास्टर मोवैंग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, तो इसका मतलब तुम अभी तक इसको भूले नहीं हो, तुम यहाँ पर इसे मिलने के लिए आए। तुम्हारा शुंजी कहता है, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? वो दोनों इसे कहते हैं, क्योंकि तुम हमेशा इस लड़की का नाम लेते हो, तो हमें पता था कि अगर तुम कहीं पर नहीं मिलोगे तो तुम यहीं पर मिलोगे। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं, क्या तुम्हें कोई तरीका मिला जिससे तुम इस लड़की की जान बचा सकते हो? क्या तुम इसको जगा सकते हो? शुंजी अपने पास से पेल निकालता और कहता है, मेरे पास 2 एटम्स थे, यांग फ्लावर था और साथ में जिन ग्रास थी, उन दोनों को मैंने आपस में मिक्स करके ये वाली स्पेशल पिल बनाई और इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी डाली है। मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम इसको जगा सकते हैं, इसके अलावा तो मुझे और कोई भी हल नहीं नजर आता। तो एम्परर मोवैंग उसे कहते हैं, जहाँ पर 2 एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया है, दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। यांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जबकि जिन बहुत ज्यादा जेंटल होता है। दोनों को आपस में फ्यूज करने से तुमने यहाँ पर एक बहुत ही पोटेंशियल मेडिसिन बनाई है। इस तरह की मेडिसिन आज से पहले कोई भी कभी नहीं बना सका। लगता नहीं है कि इस पिल की मदद से भी तुम इस लड़की को जगा पाओगे, लेकिन तुम कोशिश करके देख सकते हो सकता है कि इस पिल की मदद से ये लड़की जाग जाए। शुंजी उनसे कहता है, मैंने जिन 2 मटेरियल्स को, जिन और यांग मटेरियल्स को यहाँ पर यूज किया है, वो दोनों तब तक यहाँ पर म्यूटेट होते रहे जब तक उन दोनों के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस नहीं आ गई, क्योंकि वो दोनों म्यूटेटेड और बहुत ज्यादा स्पेशल थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये पिल यहाँ पर काम करेगी। इनके म्यूटेशन की वजह से इस पिल की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे स्किल्स की मदद से मैंने इनको आपस में मिक्स करने के बाद ये स्पेशल पिल बनाई है, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये काम करेगी। ऑस्ट्रेलियन से कहते हैं, तो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो? चलो जल्दी से इस पिल को इस लड़की को दे दो। तुम्हारा शुंजी इस पिल को आगे करता है और इस पिल के अंदर से जो एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी को वो लू लैन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है और वो चमकना शुरू हो जाती है। तो मास्टर मोवैंग कहते हैं, ये तो काम कर रही है। उसे कहते हैं, क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ पर ये लड़की जहाँ पर सो रही है, इस लोटस के फ्लावर के जो पेटल्स थे वो हरकत कर रहे हैं। इससे पहले जो यहाँ पर पूरे
1 साल से बिल्कुल भी हिले नहीं। मतलब यह कि इस एनर्जी की मदद से ये लड़की जागने वाली है, बहुत ही जल्दी ये उठ जाएगी। मास्टर लिन भी देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा पावर निकल रही है। ये सोच रहा होता है तो फाइनली पूरे 1 साल की मेहनत के बाद मैं यहाँ पर लू लैंग को दोबारा से जगाने वाला हूँ। ये उठकर खड़ी हो जाएगी और मुझसे बातें भी करेगी। इसके साथ ही वो एनर्जी वहीं पर डेसिपेट हो जाती है। ये सभी लोग फिर से अपने चेहरे लटका देते हैं। तो वो शुनजी से कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो लड़की यहाँ पर जागी नहीं है, लेकिन तुमने इसे जो लाइफ फोर्स यहाँ पर दे दी है, जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी तुमने इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा दी है, इसके जागने में काफी ज्यादा मददगार रहेगी। बहुत ही जल्दी ये दोबारा से जाग जाएगी। शुनजी अपना मुंह लटका कर खड़ा होता है और कहता है लगता है कि ये पिल भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। पर हम लोग अपनी एपिसोड 180 का एंड करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।